नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर आप शॉर्ट नहीं हैं इस मार्केट में तो शॉर्ट हैं तो फिर आप मज़े करिए, क्योंकि ये मार्केट फिर बिल्कुल आपके लिए। निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 450 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 650 पॉइंट नीचे है और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आप देखिए, स्मॉल कैप में खास तौर से कितनी बड़ी गिरावट है। सिर्फ एक आईटी है जो मार्केट को संभाल रहा है। क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ, क्या है, अब वैसे तो खैर हमें भी ज़्यादा नहीं पता। अगर आपको पता चले तो बताइएगा, लेकिन कोशिश करेंगे इस पर थोड़ी सी बात करने की। श्रेया और वीरू भी रहेंगे मेरे साथ। आप दोनों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बाजार में रिकवरी की तमाम कोशिशें नाकाम। निफ्टी 5वें दिन फिसलकर 25,700 के नीचे आया। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी और अदानी पोर्ट ने बनाया दबाव। वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 450 पॉइंट लुढ़का। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली। 2 दिनों में 9% बढ़ा इंडिया विक्स। पीएम मोदी ने खुद नहीं किया फोन तो ट्रंप ने रोक दी ट्रेड डील। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान, कहा जिन शर्तों पर होने वाली थी डील वो अब टेबल पर नहीं। अमेरिका उस ट्रेड डील से अब हट चुका है पीछे। बाजार की उठापटक में भी निवेशकों का भरोसा कायम। दिसंबर में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड 31,000 करोड़ के पार, लेकिन इक्विटी इनफ्लो में 6% की गिरावट। आज के बिग स्टॉक्स और ChatGPT पड़े सटीक। चीनी पावर कंपनियों पर रोक हटने की खबर से हिताची 6% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। वहीं इंडस टावर्स और ऑल इंडिया में अच्छी तेजी कायम। उधर ChatGPT शेयर ओएनजीसी निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। आज रियल्टी और कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। दोनों इंडेक्स करीब 1.5% कमजोर। गोदरेज प्रॉपर्टीज और 361 वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार। साथ ही एनबीएफसीज, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों पर भी दबाव, लेकिन पीएसयू बैंक, चुनिंदा डिफेंस, आईटी और एनर्जी शेयरों में रौनक। आईएक्स मार्केट कपलिंग केस में सुनवाई 19 जनवरी तक टली। सीआरसी ने अपना जवाब दाखिल करने का मांगा वक्त। शेयर करीब 5% फिसला। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। वोडाफोन आइडिया को अगले 10 साल के लिए सरकार से मिली लाइफलाइन। एजीआर बकाया चुकाने से मिली बड़ी राहत। पहले 6 साल तक सालाना अधिकतम 124 करोड़ रुपए और अगले 4 साल तक सिर्फ 100 करोड़ का करना होगा पेमेंट। और सोमवार को आएंगे आईटी दिग्गज टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे। फ्लैट रह सकती है टीसीएस की रेवेन्यू ग्रोथ, वहीं फ्लैट से मामूली कमजोर रह सकते हैं मार्जिन। हालांकि रुपए की कमजोरी से मिल सकता है थोड़ा सपोर्ट। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे शो की। और बाजार के लिए एक और ख़राब दिन, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। और दिक्कत ये है कि बाजार में अब इस लेवल की कोई सैंक्टिटी नहीं है, लेवल की कोई रिस्पेक्ट नहीं बची है। जितने भी हमने सुबह क्रूशियल लेवल्स की बात की थी, चाहे निफ्टी पर 25,700 हो या बैंक निफ्टी पर 59,500 हो, अब हम उनके नीचे क्लियरली ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि नॉर्मली 0.65 के पुट कॉल रेशियो पे मार्केट एक अटैम्प्ट जरूर लेता रिकवरी का, और मार्केट ने किया भी। सुबह एक अटैम्प्ट लिया रिकवरी का, लेकिन वो टिका नहीं। और अब हम वापस इस समय डे लो पर। आप देखें मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है, ये भी नहीं संभल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, करीब करीब 1:3 के करीब का एडवांस डिक्लाइन। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आज जो मार्केट की दिक्कत रही, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए ज़रा, उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा। एचडीएफसी बैंक तो लगातार हमारी सरदर्द बनाई हुआ था, वो आज भी है केस, लेकिन आज जो अब तक मार्केट को संभाले हुआ था, आज उसने साथ छोड़ दिया। आज उसने बोल दिया कि बॉस अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। वो है आईसीआईसीआई बैंक। आज आईसीआईसीआई बैंक की अगुवाई में मार्केट गिरा है। जब, जैसे कहते हैं ना, जब कैप्टन गिव अप करे तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, और आज लग रहा है उसको देखकर कि कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत है। खैर, लेट्स सी, आखिरी का 1.5 घंटा। लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी, ये हफ्ता बहुत ही फॉरगेटेबल रहा। आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट वीक्स जो हमने देखा है रिसेंट मेमोरी में, ये हफ्ता, जहाँ पर इंडेक्सेस 2.5 से लेकर 3% तक गिरे। तो काफ़ी ख़राब हफ्ता, काफ़ी ख़राब हफ्ता। और 1.5 घंटे में भी पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि मार्केट तो एक तरफा लुढ़कता जा रहा है सर। जैसा कि आपने मेंशन किया, सेंसेक्स ने पिछले 5 दिनों में, अगर बात करें 5 ट्रेडिंग सेशन में, 2200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट झेली है। पोर्टफोलियो निवेशकों के लहूलुहान होंगे, और तस्वीर जिस तरीके से स्मॉल कैप पेश कर रहे हैं वो काफ़ी डरावने वाली। तो सवाल अहम यही हो जाता है ऐसे मार्केट में कि ओवरसोल्ड मार्केट में जब इस तरीके से फिर से बिकवाले आए तो वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? तस्वीर क्या है मार्केट की? क्या अब इंडिसेस से दूरी बना के रहने में ही भलाई है?
मतलब जो ऑब्वियसली जो शॉर्ट साइड की ट्रेड ले रहे हैं वो तो मुनाफे में है, लेकिन दर्द कष्ट पीड़ा उनके लिए जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए करना क्या चाहिए सर ऐसे मूड माहौल में, और इस वक्त अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड आप सही स्टॉक्स में हो। ओके। अगर आप मतलब किसी के मतलब कहने से अगर बेकार स्टॉक्स में फंसे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हैं तो ठीक है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस में मान लीजिए, आज श्रीराम फाइनेंस भी गिर गया, आज भारतीय एयरटेल भी गिर गया, है ना। आज श्रीराम फाइनेंस भी डे लो पर है, भारतीय एयरटेल भी अभी इस समय डे लो पर है, आज ICICI बैंक भी डे लो पर है। अगर आप इन स्टॉक्स में है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से और 5, 6, 10% भी गिर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है अगर आप फंसे हुए हैं खराब क्वालिटी के स्टॉक्स में, दिक्कत है अगर आप फंसे हुए हैं 2024 और 25 के फैंसी IPOs में, दिक्कत है अगर आप फंसे हुए हैं ऐसे कुछ स्टॉक्स में जहाँ पर मार्केट ऊपर से इस तरीके से गिरा जैसे कि कोई सुबह ही नहीं हो इन स्टॉक्स की, वहाँ दिक्कत है। लेकिन कुछ तो पेच फंसा है मार्केट का, राइट। और आई थिंक जो ल्यूटनिक का बयान आया उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और गिरा, और वो जो ऑब्वियसली US के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात कही, उन्होंने जो बात कही उससे एक कहीं ना कहीं एक डर लग रहा है कि जो बाज़ार का मेन डर है वो टैरिफ का ही है, और कोई वजह नहीं है कि मार्केट इस तरीके से इतना गिरे। जो बात उन्होंने कही ना, लेकिन ल्यूटनिक ने एक बात कही कि ये ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। अब यहाँ पर मामला है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों फ़ोन करें ट्रंप को? अगर ट्रेड डील की बातचीत हो रही है तो कॉमर्स मिनिस्ट्रीज़ के बीच में की आपस की बात है। अब वो कह रहे हैं कि उसके चक्कर में हमने बाकी देशों से थोड़ा हायर टैरिफ पर डील कर ली, उसके बाद अब आप वापस आए तो हमने कहा नहीं, अब तो आपके लिए वो डील नहीं है। देखिए, हमारा भी एक सॉवरेन नेशन है, पहली बात तो हम फेस वैल्यू पे क्यों लें? राइट। अब ये तो उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन जो भी है मार्केट को तो डर लग रहा है, मार्केट को तो, और मार्केट क्या है ना, मार्केट 2+2 करने में बहुत माहिर है। कल वो स्टेटमेंट आई थी कि कुछ देशों पर 500% टैरिफ की तैयारी हो रही है, आज ये आ गई, तो कहीं ना कहीं ये क्या एक प्रेशर टैक्टिक है कि अच्छा अब आपने हमारी वो वाली डील नहीं ली, अब हम आपके ऊपर और प्रेशर डालेंगे, अब हम आपके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जिस स्टेज में है वो लगातार एक के बाद एक बयान दे ही रहे हैं वैसे भी, और तो कहीं ना कहीं मार्केट का डर जो है ना वो यही है। अब हमारा जो फोकस रहेगा ना वो ये रहेगा कि हमारी सरकार क्या कहती है, क्या इस ल्यूटनिक के बयान का खंडन किया जाएगा या एंडोर्स किया जाएगा या कुछ तो इसके रिस्पॉन्स में कहा जाएगा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं ज़रूरत है उस चीज़ को काउंटर करने की। राइट। तो आई थिंक मैं थोड़ा वेट करूंगा उसकी, मैं हमारी जो सरकार है उसके पक्ष का वेट करूंगा, उसके बाद कोई व्यू लेंगे। लेकिन मार्केट जो है, मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है, कल को अगर ट्रेड डील आ गई तो ये मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर भी भाग जाएगी। तो इसके लिए अभी मार्केट को डर लग रहा है, इसके लिए मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। वही सर दर्द है, और कोई रीज़न नहीं है श्रेया, और कोई रीज़न नहीं है जो मार्केट, वरना मार्केट इस तरीके से नहीं करता। इस हफ्ते जिस तरीके से मार्केट हुआ है, पिछले हफ्ते तुमने ऑल टाइम हाई लगाया था, आप कह सकते हैं कि FIs वापस आए, थोड़ी सी वापस सेलिंग हो गई, उसकी वजह से ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मार्केट किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो यही मुझे लग रहा है कि दिक्कत की वजह है। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आज सुबह भी मैंने एक बात कही थी, मैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट करना आता है और तमीज़ से शॉर्ट करना आता है तो आप पैसा बना सकते हैं इस मार्केट में। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जो बस परमा लॉन्ग हैं, जो सिर्फ लॉन्ग करके ही पैसा बनाना जानते हैं, तो सॉरी, इस मार्केट में आपको इंडेक्स पैसा बना के फिर नहीं देगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भले ही फिर भी पैसा बन जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। लेवल्स के हिसाब से मेंशन कर देता हूँ, आज 25,700 के अगर नीचे बंद हो गए तो एक बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि इन दैट केस जैसा मैं सुबह मेंशन कर रहा था कि अगर 25,700 पर आप नहीं रुके तो उसके बाद अगला सपोर्ट जो मार्केट का है वो सीधा 25,470 पर आएगा। प्योरली टेक्निकल के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से सीधा 25,470 पर आएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा टफ है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप 59,500 के नीचे बंद हो गए, जो कि आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लग रहा है देखकर, इन दैट केस इस रैली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? करीब 58,750 से रैली की शुरुआत हुई थी। 58,750 से हम 60,000 समथिंग तक गए थे, वापस 58,750 का रिस्क ओपन हो जाएगा और वहाँ भी रुक जाए तो गनीमत है। तो लेकिन अभी वन स्टेप एट ए टाइम। चलिए वीरू के पास चलते हैं, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा वो जान लेते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। जी हाँ अनुज, गुड आफ्टरनून। मेरे पास भी कुछ ही स्टेप्स हैं चलने के लिए, वो चल के दिखाता हूँ मैं आपको। और उसमें है डिफेंस।
डिफेंस, मेरे ख्याल से जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें एक डिफेंसिव स्पेस ऐसा है, हालांकि ऊपर से ट्रिम ये भी हुए हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट फिर भी अगर आप देखें तो अनुज, चाहे वो BEL हो, चाहे वो मसगांव डॉक हो, मसगांव डॉक आपकी स्क्रीन पे आएगा, पहला स्टॉक, हालांकि ऊपर ये भी नहीं टिका, बट स्टिल डिफेंस अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ ओपन इंटरेस्ट, पुट राइटर्स के थोड़े से कन्विक्शन भी है, बाकी इंट्राडे कोलैप्सेस हैं। तो मैं एक किसी सेक्टर स्टॉक पे फोकस ना करके एक सेक्टर फोकस करना चाहूँगा, चाहे वो मसगांव डॉक हो, BEL हो, सब में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये भी अच्छा कर रहा था। पेन में है आज स्टॉक्स, कुछ मल्टीपल मंथ रेंजेस वायलेट हुई हैं। पहला स्टॉक रखना चाहूँगा DLF। जब ये रिवर्सल था भी रियल स्टेट में, वो बहुत ही कमज़ोर रिवर्सल था जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। DLF में अनुज आज मल्टीपल मंथ यानी मई 2025 यानी ऑलमोस्ट 7 महीने की रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है विद इमेंस OI एडिशन। प्लीज़ OI रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। DLF में DLF ने एक 675 680 का मल्टी मंथ नवंबर दिसंबर का स्विंग लो तोड़ा है, वायलेट किया है, और करीब करीब 7.25 लाख शेयर का बिल्डअप, तो ये एक ह्यूज ब्रेकडाउन है। रेलवे में IRCTC का ब्रेकडाउन काफ़ी गंभीर है, आपकी स्क्रीन पे आएगा। इसने भी मल्टीपल मंथ रेंज वायलेट करी और ऑलमोस्ट नवंबर 23 के बाद के अब तक के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे अगेन यहाँ पर भी 3,68,000 शेयर का बिल्डअप है शॉर्ट साइड पे। और एक रखूंगा मैं कैपिटल मार्केट थीम, दैट एंजल वन। सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग इस स्पेस में हुई, एंजल वन में करीब 84,000 शेयर जुड़े ओपन इंटरेस्ट में, और एक क्लासिकल सिमेट्रिकल ट्रायंगल यानी प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और वो नीचे की तरफ एक्सपेंड करता हुआ, जो कि एक ब्रेकडाउन की जो का फियर है उसको अगर आप देखें बढ़ा रही है। सो नेगेटिवली प्लेस्ड एंजल वन, DLF एंड IRCTC, और स्ट्रेंथ कहीं पर है तो वो है कुछ हद तक PSU बैंक्स और एक डिफेंस स्पेस। पर अनुज, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लेवल्स तो बचे नहीं है, सारे पुट राइटर्स के जोन ऑलमोस्ट चले गए। एक बार जो नियरेस्ट पुट राइटर्स जोन टूट जाते हैं तो फिर उसके बाद बचता क्या है। बट अनुज, कोई ऐसी पॉकेट जो इस बाजार के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करेगी इस लिहाज से, क्योंकि जब सोमवार को हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, एक और अर्निंग सीजन दस्तक देगा, क्या बाजार उसको वेटेज देगा या फिर ये कलेश जो ट्रम्प साहब ने फैलाई हुई है इस पर फोकस रहेगा? देखिए, इशू क्या है कि मंडे से जो अर्निंग सीजन शुरू होगा, सबसे पहले आईटी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। अब अगर आप मुझसे पूछें आज आईटी क्यों गिरा है, तो आज आईटी या कल आईटी क्यों गिरा था, या आज आईटी हायर लेवल से क्यों नीचे आया, तो मुझे लगता है कि उसका कारण अर्निंग्स नहीं है, उसका कारण यही वो डोनाल्ड ट्रंप का डर है ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, अनलेस कंपनियां बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर लेके आ जाएं और कमेंट्री बहुत ही ज़बरदस्त आ जाए इन्फोसिस की और TCS की, जो कि अनलाइकली है। मैक्सिमम ये हो सकता है ये कह दें कि वर्स्ट इज़ ओवर और अब चीज़ें बेटर लग रही हैं, इस तरीके की कमेंट्री आएगी। उससे ज़्यादा क्या आएगा, एक क्वार्टर में सब कुछ थोड़ा बदल जाएगा। लेकिन आई थिंक जो नंबर्स पर मेरा ध्यान रहेगा वो अगले हफ्ते के एंड में आएंगे, वो है ICICI बैंक और HDFC बैंक। अगर उनके नंबर्स अच्छे आ गए तो शायद मार्केट को थोड़ी सी होप उम्मीद मिलेगी और शायद मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट भी करेगा। देखिए क्या होता है ना वीरू, एक होता है माइक्रो क्यूज़, ये जो इंडिविजुअल कंपनीज के नंबर्स हैं वो माइक्रो क्यूज़ हैं। ये जो ट्रेड डील वाला मामला है, जो टैरिफ वाला मामला है, ये है मैक्रो क्यू। और कहीं ना कहीं एक इस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मार्केट को अगर उस चीज़ का डर लग रहा है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि ये मतलब एकदम अननोन है। आई थिंक ये भी एक फैक्टर है ना कि अभी किसी को पता नहीं है कि ये मामला कहाँ जाकर सेटल होगा, कब होगी कब नहीं होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि और 2-3 दिन के बाद मार्केट वापस शायद होपफुली अर्निंग सीजन पर फोकस कर सके। लेट्स होप फॉर दैट कम से कम, ताकि हमारे पास भी कुछ और अच्छा बात करने के लिए हो जब अर्निंग सीजन पर मार्केट रिएक्ट करना शुरू करेगा। तो चलिए श्रेया, आगे बढ़ाते हैं शो को। बिल्कुल। अच्छा, मैं 2 स्टॉक्स के बारे में पूछना चाह रही थी सर, जो आपने बिग स्टॉक्स में शुमार किए थे रेड में, दैट इज CG पावर और हिताची एनर्जी पावर इंडिया। दोनों ही स्टॉक्स लाल रंग में लहूलुहान थे, आज डूबे हुए थे, और जिस तरीके से डेंट पड़ा है और कारण हमने समझे भी। लेकिन सवाल अहम ये हो जाता है कि अब जो ये रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी चीनी कंपनियों से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बिडिंग पर, तो क्या अब इन स्टॉक्स में ऐसी गिरावट छाई रहेगी? करना क्या चाहिए अब? बहुत सिंपल है। वो रॉयटर्स वाली खबर जो है उसका या तो सरकार खंडन कर दे और कह दे कि नहीं वो खबर गलत है, तो ये स्टॉक वापस स्प्रिंग की तरह भाग जाएंगे। अगर वो खबर सही है, और देखिए क्या होता है ना कि आज एक किसी अननोन एजेंसी पर आया कि वो गवर्नमेंट सोर्सेज की वो खबर गलत है। अब रॉयटर्स एक रेप्यूटेड एजेंसी है, ऐसे ही नहीं डालेगी रॉयटर्स। तो या तो उसका एक ऑफिशियल खंडन आ जाए, ऑफिशियल खंडन आ जाए तो अलग बात है। अगर नहीं आएगा तो स्क्रीन आपको अपने आप बता रही है, आपको स्क्रीन ने जवाब दे दिया आज। जिस तरीके से वापस वो रिकवरी CG पावर में रिकवरी आई ना, वो जो
देखिए हमने सुबह एक व्यू लिया था कि अब बड़ी आपको बहुत मोटा मुनाफा मिल गया, एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें भले ही, कोई खंडन आ सकता है कहीं से भी। फिर वो खंडन आया किसी, पता नहीं, मुझे उस एजेंसी का नाम भी नहीं पता फ्रेंकली, वहाँ से खंडन जो भी आया उसमें एक रिकवरी आई, इवन BHEL में रिकवरी आई, लेकिन वो टिकी क्या रिकवरी? नहीं टिकी ना। तो अगर वो खंडन वाकई में ऑफिशियल होता तो फिर वो रिकवरी टिकनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी गिरे हुए स्टॉक्स हैं ये। एक CG पावर देख लीजिए, एक बार हिटाची दिखा दीजिए जरा, हिटाची भी एक महीने में ठीक ठाक गिरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आज ही गिरा है, उससे पहले भी तो गिरे ही है ना ये स्टॉक्स। ये देखिए हिटाची भी इससे पहले गिरा ही है। तो ऐसा भी नहीं कि इन स्टॉक्स में कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप था, तो या तो अगर कोई खंडन आता तो इन स्टॉक को ज़्यादा भागना चाहिए था, फिर भी नहीं भागे। तो इस वजह से तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर है रिस्क है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, कॉशियस रहेंगे। एक और सवाल से फिर आगे बढ़ूंगे। SIP डेटा, SIP इनफैक्ट पूरे एमफी डेटा आया, म्यूचुअल फंड का डेटा, और SIP जिस तरीके से रिकॉर्ड स्तरों पर है, शिखर पर है, ऐसे मार्केट में भी ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो SIP रिकॉर्ड हाई पर है, इक्विटी का इनफ्लो कम हुआ है, और गोल्ड का ETF का इनफ्लो एकदम से 3 या 4 गुना हुआ है। अगर वो गोल्ड के ETF का नंबर है ना तो वो रखिएगा, ये 211% बढ़ा है, 3,742 करोड़ से 11,647 करोड़। राइट। देखिए श्रेया, एक चीज़ मान के चलिए, जब एक ETF में इस तरीके की बाइंग आती है ना तो इसको हम भेड़ चाल कहते हैं। हर कोई अब लग गया है सोने और चांदी के पीछे कि बस अब पैसा तो सोने और चांदी में ही बनेगा। इक्विटी में इन्फ्लो कम हुआ है, लार्ज कैप में भी कम हुआ है, मिड कैप में भी कम हुआ है, स्मॉल कैप में भी कम हुआ है। SIP इंटैक्ट है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे हिंट दे रही है कि ये साल इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आई नो इस समय कोई नहीं सुनना चाहेगा ये बात, आज इस कोई बात नहीं सुनना चाहेगा। आज मैं अगर इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव होगा तो बहुत लोग मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, और मैं समझता हूँ इस बात को, मैं उस इमोशन को भी समझता हूँ, क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है, लोगों को लॉस हो रहा है, तो उस बात को मैं समझता हूँ, उस दर्द को मैं समझता हूँ। और ऐसा नहीं है, जैसे हमारा खुद का पैसा भी म्यूचुअल फंड्स में है श्रेया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स है, वो भी हाई से काफ़ी नीचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दर्द को हम समझते नहीं है, हमारा खुद का भी तो वो पेन है, ऐसा थोड़ा ना है। तो लेकिन समीकरण बैठ रहे हैं कि ये साल इक्विटी मार्केट के लिए बहुत शानदार होने वाला है। थोड़ा सा आपको बस हिम्मत रखनी होगी, और थोड़ा सा आपको स्टॉक सिलेक्शन में केयरफुल होना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फटाफट आज के स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाएंगे। रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स, सबसे पहला स्टॉक है आज एम्टा टेक, कैश मार्केट का स्टॉक है ये। आज सुबह हम डिफेंस की बात कर रहे थे चार्ट GPT, लेकिन शानदार तेज़ी इस समय इस स्टॉक में आ रही है। इसके अलावा नैल्को एक और स्टॉक है जहाँ पर आज एल्यूमिनियम में तेज़ी आई, उसका एक फ़ायदा मिलता हुआ। आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर आते हैं, तो उसमें 2 फिसड्डी स्टॉक्स हैं। पहला है IEX, कपलिंग वाला मामला जो है वापस थोड़ा सा पेचीदा हुआ है, कुछ देर में असीम को जोड़ेंगे, समझेंगे कि हुआ क्या एक्चुअली आज कोर्ट में, 7% नीचे। और हिटाची आज का बिग स्टॉक भी था, वो जो चीन वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा हावी हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से 5% नीचे। चलिए श्रेया, अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी ले लेते हैं। राइट, तो IEX और हिताची ये 2 फिसड्डी रहे। एमटार में अच्छी बाइंग थी, गाबस ने आई थिंक कैश में पिक भी किया, तो अच्छी खरीदारी यहाँ पर। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स फटाफट से लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, क्योंकि मार्केट काफ़ी प्रेशर में, तो जिस स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, एक बार वो स्क्रीन पर देते ताकि आप समझ पाएँ सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन से पिछड़े हैं आज के सेशन में। और NTPC लगभग 2.5-3% टूट गया, अडानी एंटरप्राइजेस 2.5% सुबह से वीक था ये काउंटर। ICICI बैंक कुछ सत्रों की रैली के बाद आज टूटा 2%, और भारतीय एयरटेल में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली 2% के करीब। इसके अलावा IEX और डिटेल में समझेंगे कि आखिर टूट क्या रहा है। 7% के करीब गिरावट। हिताची एनर्जी सुबह बिग स्टॉक्स में सटीक एनालिसिस 5% टूट गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज पूरे रियल्टी पैक में पेन है, और आइनॉक्स विंड देखिए 4% नीचे है, लेकिन कुछ खरीदारी भी हुई है। एशियन पेंट्स, ONGC, पूरा क्रूड वाला जो सेक्टर था थोड़ा चढ़ता हुआ नजर आया। डॉक्टर रेड्डीज और HCL टेक में भी थोड़ी बहुत बाइंग है। इसके अलावा वायदा में नैल्को, ऑयल इंडिया ने अपनी जगह बनाई, 3% ज्यादा की तेजी यहाँ पर। सीमेंस और हिंजिंक भी इस लिस्ट में शुमार है। फटाफट से आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम में आज क्या क्या होगा। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी, टेक्निकल कॉल्स रहेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपथे, कविता जैन, सोमिल मेहता और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर वोडाफोन आइडिया और IEX मामले की पूरी डिटेल समझेंगे असीम मनचंदा से। 2:20 पर मेटल सेक्टर पर आउटलुक के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एल्ड्रा कैपिटल के चेयरमैन और CEO राज भट्ट जी। 2:30 बजे सोनल भूत्रा बताएंगे आपको कि पेट्रोनेट LNG का शेयर क्यों चल रहा है। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी से समझेंगे
किरण इंडस्ट्रीज के शेयर में क्या चल रहा है आखिर, और 2:50 पर आशीष वर्मा टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के सीआईओ नवीन कुलकर्णी जी। 3:05 पर डिलीवरिंग चेक, 3:10 पे अनुज से सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पे लेंगे बीटीएसटी एसटीपीटी कॉल्स। इसके बाद 3:20 पर अगले हफ्ते के ट्रिगर्स बताएंगे कंचन नौटियाल। ओके, सारे गेस्ट तैयार हैं हमारे, उनसे बात करेंगे। एक बार आप लेकर आइए पैनल को। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी को। गुड आफ्टरनून। आई थिंक वीक ही रहेगा मार्केट। आइडिया इज पॉजिटिव लेकिन वो भी वीक हो गया। भारतीय एयरटेल इज वीक। ट्रेड करे 2028 पर, स्टॉप लगाना चाहिए इस पर 2050 का, ज्यादा नहीं। पॉसिबल है कि 2000 देखने को मिलेंगे और 2000 के लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इट कैन ब्रेक 2000। भारतीय एयरटेल वीक स्ट्रक्चर। भारतीय एयरटेल 2027 पे आपका एक शॉर्ट कॉल यहाँ पर और 2% नीचे ट्रेड करता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अदानी इंटरप्राइजेस ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 2175 था, उसको ब्रेक किया है। मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार है अगस्त मंथ के लोस को टेस्ट करने के लिए। तो करंट लेवल्स पे अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 2191 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसके फ्यूचर में, और 2100 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है फ्यूचर्स में अदानी इंटरप्राइजेस के। अगर चाहे तो 2160 का पुट ऑप्शन 54 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 39 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें। 85 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल। अडानी एंटरप्राइजेस में बिकवाली की राय, अभी तक शॉर्ट साइड के ही ट्रेड्स आए हैं। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून लेवल। श्रेया देखिए, सेल साइड की पोजीशन बनानी है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन, आप इसका चार्ट देखिए, इसमें कल एक ब्रेकडाउन था, आज सुबह पुल बैक था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ सोना बीएलडब्ल्यू को सेल करेंगे। मुझे लगता है कि इसका करेक्शन 440 तक जाएगा। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। अरुण जी, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी डेफिनेटली मार्केट में वीकनेस है, पर कुछ कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो एक बाई साइड के ट्रेड के साथ ही जाना चाहूंगा। कोरोमंडल इंटरनेशनल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2312 के आसपास खरीदने की सलाह है। 2294 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है 2378 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। एक अच्छा मोमेंटम वाला काउंटर लग रहा है, तो इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं। 2378 तक के ऊपर में टारगेट। कोरोमंडल आपका बाय कॉल 2314 पे। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा कैम्स पर। कैम्स बहुत समय से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट है, लेकिन मुझे लगता है ये रेंज अब नीचे की तरफ टूटेगी। वीक स्टॉक 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 748 पर और टारगेट होगा 680 पर। ओके, कैंप्स में बिकवाली की राय सोमिल जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। एक बाई साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी सेल साइड की ट्रेड एक एक करके आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस आप जॉट डाउन कर लें। भारतीय एयरटेल, गाबा सर ने कहा है कि यहाँ पे बिकवाली के जो 2000 के नीचे के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 2050 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ से और गिर सकता है, तो यहाँ पर शॉर्ट साइड की ट्रेड 2100 का नीचे का टारगेट 2191 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और राजेश सातपुते जी कह रहे हैं सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन, यहाँ पर भी बिकवाली की जा सकती है। 440 के नीचे के टारगेट, 470 का स्टॉप लॉस। अरुण कुमार मंत्री जी ने कोरोमंडल इंटरनेशनल पे खरीदारी की राय रखी है। वो कह रहे हैं कि ये स्टॉक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नजर आ रहा है, तो 2378 के टारगेट हैं और 2300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी ने कैम्स में बिकवाली की राय रखी है। पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस अगर आप देखिए काफी पेन में, आज 680 के नीचे की टारगेट है, 748 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इन्वेस्टमेंट आइडिया लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपके पास ऑप्शन नहीं है, खरीदारी की ही राय बता सकते हैं आप, कौन सा स्टॉक कराई का कमाई, बताइए सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। और आपने सही कहा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को खरीदारी की सलाह देनी है। और मैं ये समझ के चलता हूँ कि बाजार देर सवेर सुधरेगा, क्योंकि बाजार की एक खासियत है कि देर सवेर ट्रेंड घूमती जरूर है, फिर वो चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, और जब तक ना घूमे तब तक सिर्फ सब्र और नजर
यही रखनी चाहिए। तो उसे देखते हुए सीमेंस के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देख रहे हो तो पिछली तिमाही में इन्होंने सिग्नल और टेलीकॉम का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया $12 बिलियन का, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन का, उसके बाद इन्होंने 9000 हॉर्स पावर की जो रेलवे लोकोमोटिव की प्रोडक्शन चालू कर दिया। पिछली तिमाही में ऑर्डर इनफ्लो बहुत अच्छे थे, 57 बिलियन के आसपास आए थे, जो कि 13% ईयर और अभी भी आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमोशन है और मोबिलिटी जिसमें रेलवे और मेट्रो है, वहां से एक अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं। बजट में कुछ नया एलोकेशन, कुछ नया अनाउंसमेंट आए तो वो एक एडेड ट्रिगर होगा। अदरवाइज भी मैं समझता हूँ कि स्टॉक में मध्यम अवधि के लिए बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। बहुत छोटी अवधि की बात करूं तो 3200 3250 का टारगेट हो सकते हैं, बट मेरी राय ये रहेगी कि इसमें कम से कम साल भर का नजरिया रखें और बने रहें। ओके, चलिए सीमेंस, अच्छा सीमेंस की बात हुई, एक बार BHEL का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। और बीरो देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस स्टॉक को लेकर कि आज का इसका चार्ट आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, है ना। आज का हाई है 285.5, आज का लो है 273, ठीक है। अब हम हैं 275 पर। हम डे लो पर हैं या डे हाई पर हैं? मिड में। हाँ, नहीं लेकिन कितना डाउट, मेरे ख्याल से बेटर था। हाँ नहीं लेकिन कितना दूर है उससे? हाई से ज़्यादा दूर है, लो से ज़्यादा दूर है? नहीं, हम हाई से ज़्यादा दूर है। हाई से ज़्यादा दूर है, लो के करीब ₹2 और नीचे आ गया तो डे लो लग जाएगा, है ना। तो दिक्कत तो है खैर यहाँ पर देखिए। और एट द एंड ऑफ द डे बस इसमें एक अच्छी चीज़, इसको क्यों न्यूट्रल लिया था आज, बाकी दो को रेड लिया था, इसको क्यों न्यूट्रल लिया था? क्योंकि इसमें वो ऑर्डर आया था उस वजह से। तो लेकिन इस चीज़ को मान लीजिए, अगर उस खबर का खंडन नहीं आया, चाइनीज़ जो न्यूज़ है उसका खंडन अगर नहीं आया, तो यहाँ से बड़ी डी रेटिंग हो सकती है स्टॉक में। वो रिस्क अभी भी रहेगा। अगर आप खरीद रहे हैं इस लेवल पर, वो रिस्क मानकर चलिएगा। इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आने चाहिए BHEL के, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे का आउटलुक क्या है ये इंपॉर्टेंट है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश अग्रवाल जी, BHEL पर क्या व्यू रहेगा? लीप ऑफ फेथ लेके बाइंग करेंगे या इसे रिस्क समझें? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर यहाँ से और गिरावट आती है, और गिरावट से मेरा मतलब है कि अभी अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 274-75 के आसपास चल रहा होगा। अगर ये किसी भी कारण से 250-60 में आता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपने सही कहा कि चीन वाली जो न्यूज है ना, वो बहुत बड़ी न्यूज है। जब तक अगर उसका खंडन नहीं आता है या उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो दिक्कत तो है। लेकिन अगर वो खंडन आता है तो एक बड़ी तेजी हो सकती है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो लगातार स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनटेक हुए हैं। पाइपलाइन बहुत अच्छी है, चाहे वो थर्मल की हो, चाहे HVDC की हो, रिन्यूएबल की हो, एनर्जी की हो। कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, 10 गीगावाट से 12 गीगावाट करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तिमाही के नतीजे भी ठीक ठाक आए थे, जबकि एबिटा में तो बहुत बढ़िया बढ़त आई थी। तो मुझे लगता है कि 250-60 के लेवल्स में वहां पे थोड़ी हल्की बाइंग करनी चाहिए। इस वक्त थोड़ा इंतजार करें, 50-60 तक आता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा नीचे आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। BHEL पर फिलहाल ये राय होगी। लेकिन अब बात करते हैं दो स्टॉक्स की, IEX और वोडाफोन। दोनों आज सुबह से सुर्खियों पर बना हुआ है और दोनों में अलग अलग खबरें हैं। IEX का मार्केट कपलिंग का मामला है और वोडाफोन पर AGR वाली बात है। और CNBC आवाज की खबर पक्की हो गई है। दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा जी। असीम जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, IEX में आखिर ऐसा हुआ क्या? सुबह 3% 4% अप था, अब 7% नीचे है। आज ट्राइब्यूनल में हुआ क्या? देखिए, जब मंगलवार को IEX के मामले में ट्राइब्यूनल में हियरिंग हुई थी, तब CRC के वकील ने संकेत दिए थे कि वो इस आदेश को वापस ले सकते हैं। लेकिन आज जब मामले की सुनवाई हुई तो उन्होंने एक एफिडेविट एडिशनल फाइल किया और उसमें एक नया डॉक्यूमेंट फाइल किया, जिसमें ये कहा गया था कि हमने जो जुलाई में मार्केटिंग कपलिंग का ऑर्डर निकाला था, उसको हमने ऑर्डर की जगह अब उसको डायरेक्शंस का नाम दे दिया। तो थोड़ी सी एक लीगल डेफिनेशन है यहाँ पर कि जो ऑर्डर होता है वो उसकी एक लीगल बाइंडिंग होता है, उसको
मैंडेटरी तौर पर उसको लागू करना होता है, लेकिन डायरेक्शंस के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो एक वही वजह रही कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज शायद वो ऑर्डर विड्रॉ हो जाए, लेकिन वो ऑर्डर विड्रॉ नहीं हुआ और उसको टोन डाउन करके उसको डायरेक्शन का नाम दे दिया गया। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। तो आज जब हियरिंग हुई कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर, तब वहां पर कहा गया कि ट्राइब्यूनल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जब तक रेगुलेशन नहीं आ जाएंगे, जब रूल्स नहीं आ जाएंगे, तब तक ये मार्केटिंग कपलिंग का ऑर्डर लागू नहीं होगा। तो अभी फिलहाल 1 हफ्ते का टाइम दिया है जो CERC है उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल करने का, और मामले की सुनवाई 19 जनवरी को दोबारा से रखी गई है। तब तक ये ऑर्डर मार्केट कपलिंग का लागू नहीं होगा। शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। वोडाफोन आइडिया वाली खबर भी डिस्कस करनी थी, लेकिन वो हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मीनवाइल एक इम्पॉर्टेंट खबर अब आ रही है, ये रॉयटर्स की तरफ से आ रही है। रॉयटर्स काफ़ी एक्टिव हो गया आजकल। वो ये कह रहे हैं कि RBI ने ऑब्जेक्शन लिए हैं कि मन्नापुरम में जो बेन का कंट्रोलिंग स्टेक है उसको लेकर। उसमें लेकिन एक और इंटरेस्टिंग लाइन भी जोड़ी गई है कि बेन इज एक्सप्लोरिंग अ फेस डाइवर्समेंट इन इंडियाज टाइगर कैपिटल। तो क्या ऑब्जेक्शन इस वजह से कि उनका टाइगर कैपिटल में स्टेक है, इस वजह से या कोई और रीज़न है? लेकिन देखिए आजकल ख़राब खबरों पे मार्केट बहुत शार्पली रिएक्ट करता है, और मार्केट काफ़ी समय से वेट कर रहा था कि मन्नापुरम में वो RBI का अप्रूवल आएगा, वो ओपन ऑफर का अप्रूवल आएगा। वो अब तक आया नहीं है वो RBI का अप्रूवल। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो पेच फंसा हुआ था। और देखिए जहाँ पर भी ये RBI और इस तरीके की अनसर्टेनिटी आ जाती है, वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट जो है केयरफुल हो जाता है। तो इस वजह से आप इस तरीके की डिक्लाइन देख रहे हैं। वैसे ही मार्केट का मूड माहौल इस तरीके का है आजकल, कोई भी हल्की सी नेगेटिव खबर आ जाए तो स्टॉक गिर जाता है। अब अगर ये उन्होंने ऑब्जेक्शंस रिजॉल्व कर लिए और अगर RBI मान गई तो फिर पॉजिटिव होगा, लेकिन तब तक के लिए एक अनसर्टेनिटी तो आई गई ना श्रेया। तो इसके लिए आई थिंक ये आप इस तरीके का रिएक्शन देख रहे हैं। राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, मन्नापुरम इस डिक्लाइन में आप खरीदेंगे या फिर अब थोड़ा सा पेंच फंसा है ये कहीं ना कहीं? देखिए, एक तो पेंच भी फंसा हुआ है, दूसरे पिछले कई दिनों से अच्छी खासी तेजी चल रही थी। मुझे लगता है वैल्यूएशन भी थोड़े स्ट्रेच हो गए हैं। गोल्ड लोन में कंपनी है नो डाउट, और गोल्ड और सिल्वर अभी लाइमलाइट में बने हुए। थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे कि ETF में किस तरीके की बढ़त हुई है, लेकिन इस वक्त मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ये कंसर्न छोटी हो सकती है क्योंकि बेन का, जैसा मैंने कहा कि एक और NBFC में स्टेक है वो टाइगर में, तो उसकी वजह से हो सकता है कि शायद RBI ने एक ऑब्जेक्शन लिया हो। लेकिन और वो रॉयटर्स की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि वो कंसिडर कर रहे हैं उसको विड्रॉ करने के लिए। लेकिन जो भी है अभी के लिए तो स्टॉक में रिएक्शन है, करीब 5% स्टॉक नीचे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इश्यूज़ पर बात करते हैं। कुछ ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। जो ग्लोबल मार्केट में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरीके से बन रहा है उसकी बात करते हैं। हमारे साथ एलारा कैपिटल के चेयरमैन और CEO राज भट्ट जुड़े हैं। राज जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच आज CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। ये जो हुआ है पिछले 1 हफ्ते में जियोपॉलिटिक्स में, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं और उसका मार्केट पर इम्पैक्ट कैसा रहेगा? देखिए, इट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। अगर आप देखें, जो वेनेजुएला की बात करें, वहाँ से ये होल थिंग नाउ, उसके बाद अभी भी अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है। व्हाट आई एम सरप्राइज्ड इज कि जियोपॉलिटिक्स रिस्क के कोई प्रीमियम ही नहीं है। आज भी हम अगर US ट्रेजरी और कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो यील्ड स्प्रेड है वो लोएस्ट एवर पॉसिबल। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज we have event happening, something happening. Iran, Venezuela, then we also Latin American, all countries are facing problems. So this should have very high impact on the market, and I think अभी US में जब तक impact नहीं आएगा तब तक जो है global markets में इतना ज़्यादा impact नहीं आएगा। US is such a huge market in terms of size. So my feeling is that this is just the beginning. We'll see a lot of volatility in the market, and I am also watching 10-year treasury yield. Fed ne last 2 years I think they brought down interest rate from 5.5 to 3.5, something like 3.75. Or आपका 10-year treasury yield has not moved down in line with the Fed cuts. So, and उसके बाद आपके precious metals have been going up, so people are switching from dollar to gold. So de-dollarization जो है, that's a big event. So we have many risks in the market. कि डॉलर का क्या होगा, प्रेशियस मेटल्स में हमें बहुत ज़्यादा स्विचिंग हो रही है, फ्रॉम पीपल मूविंग फ्रॉम सॉवरिन
European and US paper to gold or silver or some other precious metals. So I think it will have significant impact, but we're not seeing the impact now. But बहुत इसका impact बहुत serious हो सकता है, and मैं तो I'm very bearish on markets right now. राज सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये सारा सामान पैक करके आप जा कहाँ रहे हैं इस वक्त? मतलब अल्टीमेटली व्हाट एग्जैक्टली योर डेस्टिनेशन? इंडियन मार्केट्स में आप पोजीशन कैसे हैं इस वक्त? मतलब यहाँ पे इंडियन मार्केट में देखिए, इंडियन मार्केट हमारा जो फंड है, इट्स रन बाय अ टीम व्हिच इज बेस्ड इन मुंबई ओनली, एंड सम पीपल आर बेस्ड इन मॉरिशस एंड लंदन. So I am not, I can take a medium to long term view that Indian market is going to be, outperforming. But on a short term basis, I am bearish even for India because the sentiments are negative. Now we are talking about US, the news coming out that they might pass a bill for increase in tariff with people who are buying oil from Russia. So that can have a significant impact on sentiments. And we have also got a lot of IT companies they have exposure to Western markets. So any sanctions there also will impact them. Then, so, I'm positive the medium to long term. Short term, I'm really negative about all the global markets. We've been investing in China a lot. And even if I'm traveling around because I travel every year in November, December for our charities. But we've been offloading China also. We made money in China. But, there is no safe haven. Gold is, precious metal is a good place to hide. And that's where the money is going right now. 4 बार आपने बोल दिया आप बेरिश हैं, लेकिन वीरू के सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल वो आपको इस समय देखकर एकदम वो सही में वीरू आपने बोला ना, वो बुरी आप इस तरह बांध कर कि इतने बेरिश हो गए कि सबको छोड़ करके चलो कहीं चला जाए। ये तो मेरा I'm heading back to London in next 2 days. मेरी बहुत सारी charities हैं। In November, December, I personally travel, but I work like I'm talking to you. But I make it a point to travel here. I'm right now traveling to Delhi, and 2 days later I'm flying to London. नहीं बिल्कुल आपने सही बात। Tracking. नहीं वो मैं हंसी मजाक के लिए कह रहा था, वो कोई बात नहीं, वो हम सब समझते हैं। खैर आपने ट्रैवलिंग में भी समय निकाला हमारे लिए, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी जो एक नया आज न्यूज़ फ्लो आया भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर, उससे पहले जो कल एक बिल की बात हो रही थी कि जो रशिया से ऑयल ले रहे हैं 500% टैरिफ लग सकता है। क्या भारतीय मार्केट 2026 में भी अंडर परफॉर्म करेगी? ये रिस्क रहेगा क्या? Because सारी markets underperform करेंगे. You have see euphoria only in US, where the markets are discounting every bad news, which is amazing. That's what I'm saying. आज इस समय जो risk premium है market में, it's the lowest ever possible. जबकि इतने सारे geopolitical risks हैं आपके पास. We measure the risk from the, what's the spread between the corporate bond and the US Treasury, the lowest ever possible. So, which is like very baffling. And मेरे को लगता है कि कोई ना कोई बड़ा impact आएगा। तो अगर US market corrects big time, which I personally feel it should, because our valuations are very rich. और मैं तो काफी टाइम से कह रहा हूँ, the markets are overvalued, but somehow there is so much money keeps moving in the market, liquidity है वहाँ पे। बट कोई नहीं देख रहा है गोल्ड का प्राइसेस इतना क्यों बढ़ा है। यूएस ट्रेजरी में जो आपके ऑक्शंस हो रहे हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल, दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग डाउन 10-year ट्रेजरी और 30-year ट्रेजरी, तो एंड देन इन्फ्लेशन इज रनिंग एट 2.7%, inching up in US. I think last time 4.3%. It might go up to 5%, that a lot of economists forecast. So Fed is got of dual objectives. एक उनका है full employment और दूसरा inflation target 2%. So they are far behind their targets in terms of inflation. And full employment की वजह से वो लोग interest rate cut कर रहे हैं। तो एक तरफ आप recession की बात कर रहे हैं, employment की, unemployment की बात करें, दूसरी तरफ markets keep going up. So मैं तो बहुत bearish हूँ on markets, and अगर US market correct होगी तो सारी markets correct होंगी, because we have 1/3 of the total world markets and concentration US only. Okay, Mr. Bhatt, good afternoon. Shreya बात कर रही हूँ, but you said you are bearish on short term, right? For short term on Indian markets. लेकिन medium to long term में आपने कहा कि market ठीक ठाक perform करेंगे। अगर ऐसा है तो सर कौन से sectors लग रहा है आपको कि उस out performance में participate कर सकते हैं? So India sector is a domestic consumption story. India,
I don't see that we're going to, in export-oriented companies are going to do well. Consumption is very strong in India and will continue to grow because penetration levels हमारे बहुत कम है. हम comparatively देखें, जैसे we are way behind China in terms of consumption pattern. तो जो भी डोमेस्टिक टूरिज्म है, कोई भी एयरलाइंस हैं, ये डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हैं यहाँ पे आपके, सो बारिंग एक्सपोर्ट्स ऐसे डोमेस्टिक कोई भी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं, they will outperform the global global companies because global scenario is very very I'm not positive about it, because मैंने आपको reasons quote कर दिए कि इतने सारे रिस्क हमारे पास हैं, हमारे पास हर दिन हमारे पास नया रिस्क. अब ईरान का रिस्क शुरू हो गया है, आज मैं देखा देयर फ्लेयर अप देयर, और चाइना के साथ ऑलरेडी यूएस मेन वेनेजुएला इज बिकॉज ऑफ चाइना का इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिका में, इसीलिए अमेरिका इज ओपनली नाउ अपोजिंग चाइना. सो फर्स्ट टाइम दे आर हेड ऑन विद ईच अदर. तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही मार्केट में, ट्रेड कम होगा, तो इसीलिए प्रेशियस मेटल्स आपके भाग रहे हैं और डॉलर को लोग डंप कर रहे हैं इस समय. आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट डॉलर, नॉट अगेंस्ट रुपी, बट जनरली आई एम सेइंग दैट इन टर्म्स ऑफ वेयर डॉलर गोज इन द बास्केट ऑफ करेंसीज. अच्छा, क्योंकि आपने डॉलर का जिक्र किया राज सर, मैं ये पूछूंगा, जिन लोगों के पोर्टफोलियो में मेटल्स थे, प्रीशियस मेटल्स थे, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, दे आर हेवीली इन द मनी. डू यू हैव एनी रीजन टू से कि मेटल्स, वेदर इट्स प्रीशियस और इंडस्ट्रियल मेटल्स, अभी अपने टॉप पर आ चुके हैं या फिर हायर एज पे आ चुके हैं? आप क्या मानते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में अभी भी मेटल्स पे कमिटेड रहिए आप? देखिए, जब तक आपके यू हैव दिस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स रिस्क, and also we have an issue with the dollar because now US, all the BRICS countries are talking about they've already created a system, they have to launch it, where they'll trade their own currencies. उनकी बात भी सही. फर्स्ट टाइम डॉलर का चैलेंज हुआ है कि why should India buy from Indonesia and pay in dollars? That's the debate. Why can't they pay in rupees and Indonesia can pay in rupiah, or Brazil can pay in real and we can pay in rupee? So उसका रिस्क मार्केट पे ओवरहैंग है, एंड चाइनीज हैव बीन डंपिंग यूएस ट्रेजरीज. उनकी होल्डिंग्स आई थिंक लास्ट टाइम आई सॉ 1.3 ट्रिलियन से 600 बिलियन पे आ गई, एंड they have to pile up money somewhere. I'm sure that a lot of money going in the gold and precious metals. So it's a bullish market, and when you have situation like geopolitics risk, I think the gold can go to 5,000 easily. Right now already is 4,400 or something. It's a big move over 2-3 years. तो मैं अभी भी बुलिश हूँ बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स रिस्क. जब तक ये रिस्क नहीं हटेंगे मार्केट से, आप यू विल सी तेजी इन प्रेशियस मेटल्स. ऑलराइट राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. सॉरी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा आई एम वॉचिंग 10-year ट्रेजरी. फॉर मी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज दैट शोज द कि ऑक्शन कैसा जा रहा है डेट का इनका, बिकॉज इनको 7 ट्रिलियन का ऑक्शन करना है इस साल यूएस को, और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू ब्रिंग दैट इंटरेस्ट रेट. दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग इट डाउन. सो दैट्स फॉर मी इज क्वाइट important factor to look at. राइट, शुक्रिया आप बहुत आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप टाइम देने के लिए, जबकि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तब भी. थैंक यू सो मच. मीनवाइल उस मन्नापुरम के स्टॉक को लेकर आइए. अब जरा 8% नीचे. देखिए क्या होता है ना, आजकल एक टाइम था मार्केट में कोई भी न्यूज़ आती थी ना तो कि बाय फर्स्ट रिसर्च लेटर, आजकल उल्टा हो गया, सेल फर्स्ट रिसर्च लेटर. पहले सेल कर दो, इससे पहले कि कोई और बेच दे, पहले मैं बेच दूँ, कोई पता चला मेरे को बेचने कोई ना मिले, कहीं सर्किट लग जाए. आजकल है मार्केट ऐसा. तो अभी क्या करें, 8% नीचे. अभी उस रॉयटर्स की रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा गया है कि आरबीआई ने ऑब्जेक्शन लिया है. वो ऑब्जेक्शन छोटा है बड़ा है, वो टाइगर कैपिटल वो जो उसकी वजह से है या कोई और रीज़न है, लेकिन अभी स्ट्रीट को कुछ नहीं जानना. अभी स्ट्रीट को लग रहा है कि बॉस पहले बेच दो, उसके बाद हम इस पर कुछ और व्यू लेंगे. कविता जी जुड़ी हैं इस पैनल में. कविता जी, गुड आफ्टरनून. कविता जी बताइए आपकी ट्रेड इस समय की. Very good afternoon, Anuj ji. Good afternoon, everyone. So, as of now, मुझे लग रहा है सुप्रीम इंडस्ट्री यहाँ फर्दर सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिख सकता है. So, ये शॉर्ट कॉल होगा. एज ऑफ नाउ 3478 के लेवल पर है और शॉर्टर टाइम फ्रेम अपने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए दिख रहा है. ऑन हायर टाइम फ्रेम लगता है कि फर्दर स्किट होते हुए दिख सकता है अप टू
3450 3420 तक के लेवल्स बनते हुए दिख सकते हैं। सो 3478 पर शॉर्ट लें, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3520 का, और ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। ओके चलिए ये कॉल शेयर की गई क्लाइंट्स के साथ भी। एक बार BHEL वापस रखिए, बार बार नज़र इस पर जा रही है क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट डे लो पर आ गया है और इसमें अगर आपने आज रैली फेल होने पर शॉर्ट किया होता तो अच्छा पैसा बना होता आज एक्चुअली। मतलब एक्शनेबल ट्रेड तो वही रही, जहाँ रैली फेल हुई वहाँ शॉर्ट किया होता। अगर आपने 285 तक का हाई लगाकर, देखिए 273.05 का लो था, अब 273.5 पर आ गया, तो टेक्निकली ये डे लो पर है। टेक्निकली जो ट्रेडर हैं वो उस चीज़ को समझते हैं। बाकी खैर आगे बढ़ेंगे हम और कैश कॉल लेंगे। गाबा सर हैं कैश कॉल के लिए, राजेश सातपुते जी हैं और अरुण कुमार मंत्री जी हैं। तो गाबा सर आपका कैश कॉल। आपने स्टॉक का नाम लिया था कल, वो था इप्का लैब, उसमें तेजी है, 1579 पर ट्रेड कर रहा है इप्का लैब। 1550 का स्टॉप लगाएंगे, पॉसिबल है कि 100 देखने को मिल सकते हैं इप्का लैब। इप्का लैब आपकी इस वक्त की बाय कॉल है और एक बार इप्का लैब का चार्ट रखिएगा, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ स्टॉक मूव अच्छा है यहाँ पर। राजेश जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी बड़ा कठिन टाइम है ये आज का, लेकिन फिर भी जेके पेपर, आप जेके पेपर का चार्ट देखिए 350 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। मुझे लगता है अगर यहाँ से चलता है तो 360 365 तक का एक स्विंग देगा। ओके, जेके टायर ये अच्छा लग रहा है, माफ कीजिएगा जेके पेपर राजेश सातपुते जी को अच्छा लग रहा है। अरुण कुमार मंत्री जी आप बताइए कैश में पिक आपके। श्रेया जी अगेन जैसा कि राजेश सर ने कहा ये एक डिफिकल्ट टाइम है कैश में, फिर भी मुझे लग रहा है ऑयल इंडिया में एक अच्छा मोमेंटम है, तो ऑयल इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। ये एफ&ओ में भी है, 420 के आसपास खरीदे, 415 का स्टॉप लॉस लगाएं और 428 तक के ऊपर में टारगेट। ओके चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद वापस आएंगे और धमाकेदार ऑप्शंस और 4 का चौका। कम बैक। चलिए अब धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं आज हम। मानस जी, अरुण जी और कविता जी हैं धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए DLF के 670 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। DLF में अभी कुछ मिनटों पहले एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे DLF का 670 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। 16 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 11 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए के टारगेट सेट करना है। कविता जी बताइए ऑप्शंस में आपके पिक। You asked to me? यस कविता जी। वॉइस ब्रेक था एक्चुअली। सो कोफोर्ज एक कॉन्ट्रा बैट ले रही हूँ, 1680 के कॉल को अप्रोच करना चाहिए कोफोर्ज के, जो कि अभी अराउंड 53 के लेवल पर चल रहा है। विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 45 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लेना चाहिए। एज अ मीन रिवर्जन ट्रेड भी ये काम करता हुआ दिख सकता है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 6572 के प्राइस टारगेट के लिए कोफोर्ज के 1680 के कॉल पे काम करता है। जी कॉल आपकी कोफोर्ज। कविता जी किसी दुविधा में मत रहिएगा, अभी पैनल में सिर्फ एक ही कविता है, वो आप ही हैं, एक ही मॉडल है हमारे पास अभी, है ना कविता जी। वॉइस ब्रेक हुआ था ना, तो मुझे पता नहीं आप क्या करें। कविता भले ही एक हो। नहीं वो श्रेया ने कविता बोला था, श्रेया ने कविता बोला था। अरुण जी आपका ट्रेड। अरुण जी आपका ट्रेड ऑप्शन। वीरेंद्र जी CDSL के साथ ही जाना चाहूंगा, एक ब्रेकडाउन के संकेत क्लियर चार्ट पे नजर आ रहे हैं, तो 1400 के पुट को खरीदने की सलाह रहेगी। 31 रुपए के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस 25 रुपए का रहेगा और 44 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं, तो CDSL के पुट को लेकर चल सकते हैं। CDSL के पुट को लेकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक दिखाता हूँ आपको। एक बार मुझे किरी इंडस्ट्रीज़ का चार्ट दिखाइए पिछले 7 दिनों का। जी हाँ, और कहाँ से स्टॉक कहाँ तक आ गया वो देखते हैं एक बार। ये देखिए 7 दिनों में 27% ये स्टॉक गिरा है। ऐसा क्या हुआ? इससे पहले एक रैली आई थी स्टॉक में, और अगर इसका 1 महीने का चार्ट और रख दीजिए, उससे थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 7 दिनों में 27% गिरा है। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से ये स्टॉक भागा था और 779 तक गया था। 779 वाला 500 तक आ गया। आशीष क्या हुआ इसमें? सर 11 साल निवेशकों ने इंतजार किया है स्टॉक में कि पैसा बनेगा, पैसा आएगा, सर्टेन था पैसा आना है, लेकिन 11 साल के बाद भी अगर निराशा मिले तो यही हाल होता है कि 1 महीने में
बड़ी गिरावट, इनफैक्ट 7 दिनों में 27% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब ये पूरा मामला समझते हैं। दरअसल क्या हुआ कि कंपनी 11 साल से एक लिटिगेशन लीगल मैटर में इंटरनेशनल कोर्ट में फंसी हुई थी, जहाँ पर उन्हें डायस्टार का अपना जो है स्टेक बेचना था और उससे इतनी बड़ी राशि आनी है, आ चुकी है ऑलरेडी, जो कि कंपनी के मार्केट कैप से कहीं ज़्यादा अधिक है। दरअसल 31 दिसंबर को, पूरे टाइमलाइन के माध्यम से समझते हैं, 31 दिसंबर को जो कि इसकी लॉन्ग स्टॉप डेट थी, कंपनी ने बताया कि सेल अब ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है और कंपनी को अब 5,200 करोड़ मिल गए, जिसका इंतजार 11 साल से शेयरधारक कर रहे थे। लेकिन खास बात है कि कंपनी का मार्केट कैप केवल 3,000 करोड़, अभी भी आप देखें तो 3,050 करोड़ के आसपास का होगा और इसके सामने 5,200 करोड़ की राशि आई। लेकिन अब एक गिरावट देखने को मिली। पहले स्टॉक की चाल समझ लेते हैं कि 31 दिसंबर को जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन 610 रुपये का भाव था। दूसरे दिन ऑप्टिमिज्म काफ़ी बढ़िया हो गया और स्टॉक में एकाएक तेजी 31 दिसंबर को लगभग 20% का सर्किट लगा। दूसरे दिन 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर हो गया, 5-6% की और तेजी आ गई, 779 स्टॉक चला गया और अब उन स्तरों से आप देखें तो स्टॉक 35% करेक्टेड है। अब कारण यह है कि 11 साल का इंतजार किया 5,200 करोड़ के लिए, लेकिन मैनेजमेंट ने कह दिया कि ये ज़्यादातर प्रोसीड्स, यानी ज़्यादातर नहीं 90% इस 5,200 करोड़ का ये खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे नए लाइन ऑफ बिजनेसेस में। इसी के चलते आप देखें तो एकाएक बड़ी निराशा यहाँ पर देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि इंटीग्रेटेड कॉपर स्मेल्टर लगाने वाले फर्टिलाइजर प्लांट है, यहाँ पर ये निवेश करने वाले। हालांकि मैं ये भी देख रहा था कि पिछले प्रीवियस कॉन्फ्रेंस कॉल्स में, एनालिस्ट कॉल्स में भी कंपनी ने कहा है कि इसका पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर निवेश के लिए करेंगे। लेकिन हर कॉन्फ्रेंस कॉल में ये भी कहा गया कि शेयर होल्डर्स ने 11 साल तक कंपनी का साथ दिया है और इसी के चलते शेयर होल्डर्स को भी बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो एक ऑप्टिमिज्म की रैली बनी थी। लेकिन 31 दिसंबर से लेके अब तक शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी डिविडेंड का ऐलान नहीं किया है, कोई भी रिवॉर्ड का ऐलान नहीं किया है और इसी के चलते देखें तो एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में नजर आ रही है। ओके, एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में नज़र आ रही है। शुक्रिया आशीष, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मामला। आप आई डोंट नो राजेश अग्रवाल जी, आपने कवर किया है कि एक समय पे काफ़ी बड़ा स्टॉक हुआ करता था ये, अब तो खैर भूल गए हैं लोग, लेकिन कोई व्यू है क्या इस पर? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें सेलिंग और आएगी, क्योंकि ये जो स्पेशल डिविडेंड का इंतजार में लोग बैठे रहते हैं और फिर अचानक से मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, वो जो भी इनफ्लो आए हैं उसे हम नए बिजनेसेस में निवेश करेंगे। या कई बार हमने ऐसे भी पिछले कई वर्षों में ऐसे देखा है कि कई कंपनियां ऐसे कहती हैं हम फॉरेन में कंपनियां खरीद लेंगे और ये वो फंड्स को उधर डाइवर्ट होता है, तो उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी ये जो 37% की गिरावट आप बता रहे हो, मेरे हिसाब से ये और जाने वाला है। तो जिसके पास है एक बार निकलने की सलाह रहे। जिसके पास है निकलिए, टाइम टू एग्जिट। अच्छा, कुछ ब्रेकडाउन्स जो थोड़े से सीरियस हैं उन्हें मैं लेके आता हूँ आपके स्क्रीन पे। देखिए, पावर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, पीएचएल का जिक्र कल से कई बार हुआ है, बट लुक एट टाटा पावर। शायद डिस्कशन में टाटा पावर को इंक्लूड इतना नहीं किया गया, बट टाटा पावर भी अपनी मल्टी मंथ और मेरे ख्याल से अप्रैल यानी 7.5 महीने का जो बेस है वो वायलेट कर रहा है। प्लीज़ OI रखिएगा स्क्रीन पर जब मैं किसी बड़े ब्रेकडाउन की चर्चा कर रहा हूँ। आपकी राय इस पर कविता जी? टाटा पावर आप 370 के मल्टी मंथ बेस को तोड़ चुके हैं, वायलेट कर चुके हैं विद स्ट्रॉन्ग OI एडिशन। राय क्या है, कहाँ जा रहा है स्टॉक इस वक्त? तो यस, मल्टी मंथ ब्रेकआउट है और इस ब्रेकडाउन के बाद मुझे लगता है जो न्यू लेवल बनते हुए दिखते हैं वो है 355 का इमीडिएट एक सपोर्ट है। इन केस अगर वो ब्रीच होता है तो फर्दर ये स्किट होता हुआ दिख सकता है। प्रेशर बना हुआ रहेगा काउंटर में जब तक ये दोबारा अपनी 375 के लेवल को रीगेन नहीं करता। ओके, टाटा पावर पे फिलहाल ये व्यू डेज लो पर कर रहा है कारोबार। चलिए, वक्त हो रहा है चार का चौका का, आपको सीक्वेंस बता देते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जायसवाल जी से, फिर सुपरस्टार के लिए हमारे साथ है राजेश सातपुते जी, चार्ट का चमत्कार सोमिल मेहता जी देंगे आपको और मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी से लेंगे हम। बताइए सस्ता ऑप्शन, मानस जी क्या चुना है आपने? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए टाटा पावर पे ही नजर है। 365 का पुट ऑप्शन टाटा पावर का ₹5.70 पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको ₹3.5 का स्टॉप लॉस करके खरीदारी करनी है और ₹10 के टारगेट सेट करने हैं। ओके महाराज जी, ये बात हो रही थी इसके भी, क्योंकि ये ब्रेकडाउन था गंभीर, तभी अगर इसको चर्चा में मैंने शामिल किया। और इस पुट का OI कम हो रहा है, याद रखिएगा, इस पुट का OI कम हो रहा है, यानी वो जो पुट राइटर था वो निकल रहा है। दैट्स अ वीक इंडिकेशन।
राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा एफएनओ सुपरस्टार? वीरेंद्र जी, देखिए एशियन पेंट पे आप नजर रखें। मुझे लगता है जिस तरह से सुबह से अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, 2820 2830 इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे पोजीशन रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 2820 का, 2830 के नीचे। तो 2820 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट इज अ बाय। मेरा इसका टारगेट रहेगा 2880 का। ओके, एशियन पेंट्स फ्यूचर में खरीदारी की राय। इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर आप देखें सुबह से स्ट्रेंथ थी इस खराब मार्केट में भी। चार्ट का चमत्कार, सुमिल जी क्या चुन रहे हैं आप? मैं सेल साइड पे ट्रेड चुन रहा हूँ फॉर जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में बेसिकली एक फ्लैग पैटर्न बना था और ये फ्लैग पैटर्न का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली 200 डेली मूविंग एवरेज पे है। अब वो नीचे की तरफ टूटा है ये पूरा कंसोलिडेशन, और मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 270 का रहेगा नीचे में, और स्टॉप लॉस रहेगा 298 पर। ओके, चलिए अब राजेश जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी बताइए। अनुज जी, मिड कैप के हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जाना चाहूंगा। एक बहुत अच्छे पीएसयू बैंक है, 2300 ब्रांचेस, 89% के आसपास गवर्नमेंट होल्डिंग है। वैल्यूएशन बहुत शानदार है, 7-7.5 की पी पे ट्रेड करता है। फिर रिटेल हो या एमएसएमई की ग्रोथ हो, कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ इस सेगमेंट में दिखाई है इसने। एसेट क्वालिटी पूरे स्पेस में देखेंगे तो बहुत शानदार है। कासा रेशियो 55% के ऊपर है और पिछले कई तिमाहियों से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर वो चाहे रिटेल एडवांसेस की हो, कॉर्पोरेट एडवांसेस की हो या कासा की हो, सब में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। फोकस इनका मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, फिनटेक वगैरह में भी अपने बढ़ावा देने का है। तो मुझे लगता है ये 70 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिड कैप फंडा में पसंद आ रहा है राजेश शुक्रवाल जी को। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। चलिए चार का चौका का एक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं। और सस्ता ऑप्शन की शुरुआत की हमने मानस जी के साथ, और मानस जी ने टाटा पावर का 365 का पुट लेने की बात कही है। 10 के टारगेट है, 3.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल जी की तरफ से एशियन पेंट्स पे खरीदारी की राय आ रही है। फ्यूचर्स में खरीदारी करें, 2880 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 2820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा गया है। चार्ट का चमत्कार, सोमिल जी कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं, 270 के नीचे के टारगेट हैं और 298 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मिड कैप फंडा के लिए पसंद आ रहा है राजेश अग्रवाल जी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीएसयू बैंक स्पेस से, और खरीदारी की राय लंबी अवधि में अच्छा नजर आ रहा है। कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छे मूव्स, स्पेशली आज के सेशन में जब मार्केट खराब थी, एक बार अशोक लेलैंड लेकर आइए स्क्रीन पर। और लगातार सुबह से हम चर्चा भी कर रहे थे ऑटो स्पेस से, ये स्टॉक ने गजब की रैली दिखाई। पिछले एक महीने में 18% और 6 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे तो 50% के रिटर्न्स दिए हैं। गावस्कर, अशोक लेलैंड यहाँ पर 188 के लेवल पर और दमखम नजर आ रहा है। जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है, क्या वो अब वैसे ही रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जोड़ना चाहिए इसको अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, ऐसा है कि दो बातें, एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, दूसरा स्ट्रेच है, और सामने एक 200 का एक आंकड़ा है। आज भी मैंने बाय सिग्नल जनरेट किया इस पर, आई थिंक 12:30 बजे के करीब अशोक लेलैंड में ले सकते हैं अप टू 198 197 तक, क्योंकि स्ट्रेच है, इसलिए ऊपर जाएगा लेकिन स्ट्रेच। बट अप मूव ऑन, स्टॉप लगाना जरूरी है 185 का अशोक लेलैंड। स्टॉप लगाइए 185 का। क्या मूव रहा है अशोक लेलैंड में। एक महीने का चार्ट रखिए जरा। मुझे याद है जब नंबर्स आए थे, फिनोमिनल नंबर्स थे, हमने बात भी की थी, बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं बस अब और नहीं चलेगा ये स्टॉक क्योंकि बहुत महंगा हो गया है, लेकिन रुका ही नहीं है वहाँ से। शानदार। एक बार 3 महीने का चार्ट रखेंगे, आई थिंक जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से 146 के करीब पर आए थे। हाँ, वो 146 के करीब आए थे और वहाँ से फिर वन वे रैली स्टॉक में। चलिए, अर्निंग सीजन की बात हो रही है, अगला अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, बस अब एक्चुअली हो चुका है टेक्निकली, लेकिन बड़े नंबर्स HCL टेक, TCS, इनके साथ शुरुआत होगी। तो IT सेक्टर के नंबर्स कैसे रहेंगे ये समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। ओके, अच्छा वैसे गावा सर ने 12:30 बजे कॉल जनरेट नहीं किया था, 12:50 पे किया था गावा सर आपने। IT सेक्टर कैसा रहेगा इस बार का परफॉर्मेंस बता देता हूं। कंसेंसस तो है कि एक सीजनली वीक लेकिन रेजिलिएंट क्वार्टर। रेजिलिएंट मतलब मैनेज कर लेंगी IT कंपनीज। सीजनलिटी क्यों, सीजनली वीक क्यों? क्योंकि ये समय साल का वो है जब फॉरलॉस होते हैं, मतलब कि धंधा कम होता है, क्लाइंट छुट्टी पे होते हैं, फ्यूअर वर्किंग डेज होते हैं, तो बिलिंग कम होती है सीधे सीधे, इसीलिए क्वार्टर कमजोर रहेगा। पर रुपए में कमजोरी कुशन करेगी मार्जिन्स को, ना सिर्फ मार्जिन्स को, कुशन करेगी INR रेवेन्यूज को।
इस बार फिर से मिड कैप आईटी कंपनीज अपने टियर 1 पीयर्स से बेहतर कर रही होंगी, खासतौर पे कोफोर्ज, परसिस्टेंट जैसे नाम आउट परफॉर्म कर रहे होंगे। पर इस बार की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अब फोकस शिफ्ट होगा। नतीजे कमजोर रहेंगे, सबको पता है। फोकस शिफ्ट होना है CY 26 कैलेंडर ईयर 26 के क्लाइंट बजट्स पे। मार्केट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मार्केट सब मान रहा है धीरे धीरे, जितनी रिपोर्ट्स ऑफ लेट आपने पढ़ी हो सुनी हो, कि एंटरप्राइजेस अपने AI प्रोग्राम्स को अब स्केल अप कर रहे हैं। अभी तक एक्सपेरिमेंट फेज पे, जिसे कहते हैं ना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट फेज पे थे, अब फुल फ्लेज डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन आईटी कंपनीज को हो सकता है इस कैलेंडर ईयर में सेकेंड हाफ में उस चीज का बहुत फायदा मिल रहा हो, तो इसीलिए कमेंट्रीज नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वार्टर में। अच्छा, जहां तक मंडे के आने वाले दोनों इंपॉर्टेंट नंबर, सबसे पहले TCS दिग्गज, उसके नंबर्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद। अलग अलग ब्रोकरेज की एक्सपेक्टेशन स्क्रीन पे रख दिए, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि 1/4% के आसपास USD रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही इंप्रूव हो रहा होगा, क्योंकि यहां पे भी फरलॉस के इश्यूज हैं और इनके लिए ज्यादा हैं क्योंकि इनको BFSI का एक्सपोजर तगड़ा है। BFSI और रिटेल में फरलॉस सबसे ज्यादा होते हैं। ऊपर से क्रॉस करेंसी के हेडविंड्स, दिक्कतें होंगी, वो भी ईट अप कर रही होंगी रेवेन्यूज को। INR ग्रोथ लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 1.25% तिमाही दर तिमाही बढ़ेगी, रुपए में अगर देखेंगे तो बढ़ रही होगी। मार्जिन्स लार्जली फ्लैट होते हुए नजर आए। पिछली बार 25.2 के आसपास थे, इस बार ब्रोकरेजेस 25.2 25.1 की बात कर रही हैं, क्योंकि सीजनैलिटी, वेज हाइक्स एक तरफ है, दूसरी तरफ करेंसी का बेनिफिट है, तो मार्जिन्स इवन आउट होते हुए नजर आएंगे। लाइकली है कि ये 26 से 28% की मार्जिन गाइडेंस को बरकरार रखेंगे। ऑप्टिकली ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट्स आपको क्यू ऑन क्यू बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर Q2 में 1135 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड थी, तो ऑप्टिकली मामला अलग सही दिखेगा आपको। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, एनालिस्ट की अभी दिसंबर में TCS के एनालिस्ट डे हुआ था दिसंबर में, तब इन्होंने AI के बारे में बहुत चर्चा करी थी और ये कह रहे हैं अब हमारे पास फ्यू मेट्रिक्स हैं जो AI को और बेहतर तरीके से क्वांटिफाई कर रहे होंगे। तो आप एक्सपेक्ट करिए नतीजों में AI रिलेटेड और अपडेट से कंपनी शेयर कर रही होगी और रेवेन्यूज का बाइफर्केशन आपके सामने रख रही होगी। HCL टेक, कई क्वार्टर से ऐसी कहता हूं, टियर 1 में सबसे अच्छा प्रदर्शन शायद HCL टेक्नोलॉजीज फिर से डिलीवर कर रहा होगा, क्योंकि ये जब बाकियों के लिए सीजनली वीक क्वार्टर है, इसका बिजनेस अलग है। इसका ना सिर्फ सर्विसेज है, इसके पास प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं और वहां पे मामला इसके फेवर में चला जाता है। एक्सपेक्टेड है कि इसके आय तिमाही दर तिमाही 2% बढ़ेगी, सर्विसेज फ्लैट होंगी, प्रोडक्ट्स सीक्वेंशियली अच्छा कर रहे होंगे और INR रुपए में 3.25% क्यू ऑन क्यू का आपको रेवेन्यू में जंप दिख रहा होगा। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है इंप्रूव होंगे, इंप्रूव भी 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बिजनेस के मार्जिन्स इसके लिए इंप्रूव कंसोलिडेट लेवल पे मदद कर रहे होंगे, क्योंकि वो सीक्वेंशली उस धंधे के लिए सबसे अच्छा समय है। तो HCL तक के अच्छे नंबर्स, हालांकि गाइडेंस में कोई फेरबदल नहीं, जो 3 से 5% की पूरे साल की बात करी है, शायद जस की तस उसी को बनाए रखेंगे। इनकी कमेंट्री में एक चीज अलग है, वो नजर रखिएगा ER&D, एंटरप्राइज रिसर्च और डिजाइनिंग की, इंजीनियरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है कमेंट्री और इसको लेकर आउटलुक, क्योंकि बाकी सबकी तो सिमिलर कमेंट्रीज हैं, इसका एक्सपोजर यहाँ ज्यादा है, इसकी कमेंट्री ER&D के लिए इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया आप आशीष। तो ये कुछ फैक्टर्स जो आपको नंबर्स पे ध्यान रखने हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए अब एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी का स्वागत करते हैं शो में। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। नवीन जी बताइए, क्या डर है मार्केट को, क्यों ये हफ्ता मार्केट, पिछले हफ्ते हमने ऑल टाइम हाई लगाया, इस हफ्ते हमने निफ्टी में मजाक में 600 पॉइंट गंवा दिए, ऐसा क्या हुआ? कंसर्न्स तो बहुत क्लियर है, कंसर्न सारे मैक्रो कंसर्न्स ही हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ऑब्वियसली ट्रेड डील का है कि वो कब हो सकता है और उसमें कितना टाइम और लग सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो बनते जा रहे थे कि पैसेज ऑफ टाइम की कभी भी हो सकता है, लेकिन वो डिले हो रहा है। उसके वजह से ऑब्वियसली चैलेंजेस आ रहे हैं ऑन करेंसी। और दूसरा ऑफ कोर्स चैलेंज ये है वो नॉमिनल ग्रोथ रेट का। नॉमिनल ग्रोथ रेट जो लास्ट ईयर था 2025 का, प्रोबब्ली हाई सिंगल डिजिट्स में था,
ये साल का भी एक्सपेक्टेशन प्रॉब्ली हाई सिंगल डिजिट्स में नॉमिनल ग्रोथ रेट का है, तो नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो है। सो नॉमिनल ग्रोथ रेट में जीडीपी डिफलेटर काफी कम है, तो इन्फ्लेशन नहीं है, वो थोड़ा बहुत इंडिकेटर डिमांड का भी हो सकता है। तो ये चैलेंजेस हैं जिसके वजह से ऑब्वियसली जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा करके एक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो सकता है। वो यही चैलेंजेस है, नॉमिनल ग्रोथ रेट और चैलेंजेस ऑन ट्रेड डील। अच्छा नवीन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हम सब, आप, मैं, सारे इंस्टीट्यूशन इस ट्रेड डील के फेर में ऐसे फंसे हुए हैं कि बहुत सारी चीज़ों को अब नज़रअंदाज करना पड़ रहा है। हमारा सोमवार से अर्निंग सीजन स्टार्ट भी होगा, क्वार्टरली अपडेट्स भी अब तक आपने देखे, बट एक सेक्टर, एक स्पेस जिसका बहुत हद तक हमको सेंस है, एंड दैट्स ऑटो, जो इस बार इन 3 महीनों में सेल्स फिगर रही हैं बहुत इंप्रेसिव रही। ऑटो पे आपका टेक क्या है? कहाँ पर अभी भी बाइंग स्पेस नजर आ रहा है आपको, चाहे वेदर इट्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर स्पेस, एंड कंसिडरिंग द डिफरेंशियल बिटवीन ऑल टाइम हाई और सीएमपी, ऑटो पर आपका टेक? ये ऑटो सेक्टर ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और वहाँ पे नॉमिनल ग्रोथ रेट का प्रॉब्लम भी नहीं है, वॉल्यूम ग्रोथ रेट काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि ये सेक्टर में ऑटो एंसिलरी स्पेस में मुझे लग रहा है कि काफी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी अगले 2 साल में, और वहाँ पे वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ऑब्वियसली मारुति का अगर देखें तो मारुति के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ रेट अच्छा आ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ट्रैक्टर डिवीजन में काफी अच्छा कर रहा है। जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसके भी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। अशोक लेलैंड ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर चुका है, राइट? तो जो ओईएम्स है वहाँ पे ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट जो इम्प्रूवमेंट है वो आया है, बट जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है वो एक्चुअली काफी बड़ा स्पेस है। वहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस भी काफी ज्यादा हैं, जैसे फोर्जिंग कंपनीज है स्पेशली वहाँ पे ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो फोर्जिंग कंपनीज में मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1 ईयर में काफी इम्प्रूवमेंट आ सकता है और वहाँ पे अर्निंग्स पिकअप काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अगर ये 2 फैक्टर्स में इंक्लूड करूँ कि एक तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ एंड जो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ते हुआ दिखाई देगा इन ऑटो एंसिलरी स्पेस, ऑटो एंसिलरी स्पेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फॉर द नेक्स्ट। ओके, ऑटो एंसिलरीज एज अ स्पेस नवीन जी आपको पसंद आ रहा है, गुड आफ्टरनून। लेकिन 2026 में मिड कैप और स्मॉल कैप अभी तक जिस तरीके से टूट रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक लग रहा है नवीन जी। पिछले साल भी हमने देखा 2025 में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तो फिर भी रिटर्न्स दे दिए थे सिंगल डिजिट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप बात करें तो निराशा ही हाथ लगी थी। क्या 2026 में भी अब लार्ज कैप पर ही ज़्यादा फोकस रखना चाहिए और मिड कैप और स्मॉल कैप पे नहीं? आपका टेक क्या है? जी, हमारा व्यू बहुत क्लियर है। इस साल जो रहेगा 2026 या इस साल ब्रॉडर मार्केट जो नैरो मार्केट है उसको आउट परफॉर्म करेगा। हमने हमारा जो एक फेवरेट जो चार्ट है वो है नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 200 डे डीएमए, तो नंबर करीब अभी 40% के करीब है, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो टाइम करेक्शन हुआ है वो करीब 1.5 साल के करीब आ चुका है और हमारा ये व्यू है कि ये मैक्सिमम 2 साल का टाइम करेक्शन होता है, जो डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप। अगर हम डिफरेंस वर्सेस लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप का रिटर्न का भी देखेंगे तो ये पीक 40% डिफरेंशियल रहा है, अभी करीब 24-25% के करीब पहुंच गया है। तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि बॉटमिंग आउट की संभावना है। ये 40% के करीब कभी नहीं जाएगा क्योंकि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में जो फंडामेंटल बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो 2017-18 के साइकिल में जो हमने देखा था जो 40% डिफरेंशियल आया था, तभी स्मॉल कैप का जो बैलेंस शीट क्वालिटी था वो काफी ज्यादा वीक था। तो स्मॉल कैप्स मुझे लग रहा है कि क्लियरली बॉटम के हैं। पेन थोड़ा रह सकता है, नीजक रिएक्शन जो रह सकता है और जो एक्सपेक्टेड भी था कि इस साल एक नीजक रिएक्शन आएगा, वो मुझे लग रहा है कि करीबन आ चुका है और यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। कंसोलिडेशन फेज में भी 3 महीने का के लिए है, लेकिन 2026 मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप स्पेस काफी अच्छा रिटर्न देके जाएंगे और जो निफ्टी ग्रोथ है उसको काफी अच्छे मार्जिन से बीट करेंगे। ओके, प्राइवेट बैंक्स में क्या व्यू रहेगा आपका, क्योंकि काफ़ी मिक्स्ड ट्रेंड है पिछले कुछ दिनों में। आईसीआईसीआई बैंक ने लीडरशिप ली है लेकिन एचडीएफसी बैंक में काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखा है हमने।
जहाँ तक प्राइवेट बैंक्स का सवाल है, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक ने लास्ट ईयर थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म किया था, स्पेशली सेकंड हाफ में तो डेफिनिटली अंडर परफॉर्म किया था, काफ़ी सिग्निफिकेंट मार्जिन से। और आईसीआईसीआई बैंक के ओवरऑल ऑपरेटिंग मैट्रिक्स हम देखेंगे तो बेस्ट इन क्लास है। आरओए, आरओआईसी, आरओई, कोई भी मैट्रिक ले लीजिए, वो काफ़ी बेस्ट इन क्लास है। और आईसीआईसीआई वर्सेस एचडीएफसी देखेंगे तो लेट्स से अराउंड 15 डेज बैक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी सिमिलर मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे थे, जबकि एचडीएफसी के ऑपरेटिंग मैट्रिक्स वर वीकर। और जहां तक मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई में अर्निंग्स कट, मतलब एक्सपेक्टेशंस जो है उसमें कट की संभावना काफी कम है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई में ओवरऑल जो अर्निंग्स जो स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी है वो बना रहेगा। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक स्टिल काफी अच्छा रिटर्न देके जाएगा। एचडीएफसी भी अभी काफी चीप हो चुका है एट करंट लेवल्स, तो वहां पे भी रिटर्न बनेगा, लेकिन मुझे लगता है बैंक में ज्यादा पोटेंशियल है आउट परफॉर्म करने का। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बैंक्स में अगर हम देखेंगे तो स्मॉलर बैंक्स में जो कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है और जो चेंजेस हो रहे हैं, और वहां पे क्रेडिट ग्रोथ मे बी इन द रेंज ऑफ 15 to 20% रहेगा, वहां पे काफी अच्छी संभावना है कि वो जो लार्जर प्राइवेट बैंक्स का जो स्पेस है उसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस लार्जर बैंक्स में आईसीआईसीआई रहेगा। इसके अलावा स्मॉल साइज प्राइवेट बैंक्स में सेलेक्टिवली देयर विल बी काफी बेट्स होंगे जहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अच्छा नवीन जी, एक दो पॉकेट्स जहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग था, अब बिलीव क्या है ये मेरे को नहीं मालूम, या फिर आप क्या समझते हैं? वाइट गुड सेगमेंट, चाहे वोल्टास हो, एक सब्सटेंशियल रिकवरी, हालांकि अभी अर्निंग्स को देखना बाकी है। ब्लू स्टार, हेवल्स, एलजी में रिट्रेसमेंट था, नो डाउट अबाउट दैट। आपका वाइट गुड सेगमेंट में कुछ टेक, ये स्पेस वो है जिसने 1.5 साल से पैसा बना के नहीं दिया, क्या ग्रोथ लौटने का अब की बार आपको अनुमान लग रहा है? आपका टेक वाइट गुड सेगमेंट में? यहाँ पे ये स्पेस में ग्रोथ वापस आ सकता है, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा वरी है वो है इन्वेंट्री राइट डाउन का, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि इन्वेंट्री काफी ज्यादा है। इवन कंपनीज के पास इन्वेंट्री काफी ज्यादा है, चैनल में भी इन्वेंट्री हो सकती है। तो उसके वजह से जो चैलेंजेस आ सकते हैं नेक्स्ट 6 महीने के लिए वो काफी सीरियस हो सकते हैं। और ये सेगमेंट में आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो एयर कंडीशनिंग का जो सेगमेंट होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, और वो सेगमेंट आप मान के चलिए कि 4-5 महीने का सीजन होता है और वहां पे सही वो सीजन सही नहीं गया तो वहां पे काफी चैलेंजेस हो सकते हैं। तो अगर मैं 2 फैक्टर को कंबाइन करूं कि एक इन्वेंट्री के चैलेंजेस है और दूसरा सीजन का जो सीजनैलिटी का जो इम्पैक्ट है, अगर वो सही नहीं चला तो ये सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकते हैं। जहां तक कुछ कंपनीज है जैसे जिनकी मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, जैसे एलजी है की मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, तो उन लोग मैनेज कर सकते हैं। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये स्पेस में अभी भी थोड़ा-सा पेन रह सकता है। 50-50 ट्रेड है ये, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेंसस ट्रेड है। मार्केट शायद ठीक प्राइस कर रहा है, बट लेकिन मुझे थोड़ा-सा रिस्क अभी भी दिखता है इस सेक्टर में। ओके नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे भी और कुछ स्टॉक्स पे भी अपनी टिप्पणियां करी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर एज वेल। चलिए अब हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स 59289। बैंक निफ्टी ने अल्टीमेटली आज अपना 20 डे मार्क नीचे क्लोज दे ही दिया, बहुत डिसाइसिवली उसके नीचे अनुज, और निफ्टी के तो खैर जलवे कुछ और है। बताइए अनुज, इस प्राइस में आउटलुक मंडे मॉर्निंग के लिए क्या है, और जब हम अगले हफ्ते अर्निंग सीजन भी स्टार्ट करेंगे अपना, इस लिहाज से भी टिप्पणी। वीरू, आपने जो हम नवीन जी से कॉन्वर्सेशन कर रहे थे उसमें एक लाइन मेरे साथ घर कर गई। आपके लिए वो कोई स्पेसिफिक लाइन थी जो एकदम आपको लगा हो कि अरे वाह, ये क्या सही बात बोली? देखिए उन्होंने बात की, आप अपनी बता। हाँ, उन्होंने बात की 200 डे मूविंग एवरेज की, और जब फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी 200 डे मूविंग एवरेज और टेक्निकल्स की बात करने लग जाएं तो मतलब बाजार उस स्टेज पे आ चुका है जहां पर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई बाजार ऐसा क्यों है, और बाजार अब ऐसा ही है। आपको एक और स्टैट देता हूं, हम सुबह बात कर रहे थे कि 0.65 के पुट कॉल रेशियो पर नॉर्मली बाइंग आती है। अब ये बाजार नॉर्मल नहीं है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज पुट कॉल रेशियो हो गया 0.52। ये 2024 के बाद पहली बार हुआ है कि 0.52 का पुट कॉल रेशियो हुआ है। मेरे ख्याल से आप
लगातार F&O की पल्स देखते हैं, पिछले 2 साल में 0.6 के नीचे नहीं गए हैं, 0.6, 0.65, 0.6 के नीचे नहीं जाते ना। आज अगर आप भाव को भी खंगालेंगे, अब अगले 17 मिनट में कुछ बदल जाए तो अलग बात है, वरना 0.52 का पुट कॉल रेशो आ गया है। तो ऐसी मार्केट में क्या ही हम स्ट्रैटेजी ले देंगे। ऐसी मार्केट में देखिए वीकेंड एंजॉय करिए, मार्केट अगले हफ्ते फिर खुलेगा, तब फिर देखेंगे कि पेन आ रही है या नहीं आ रही है। और कोई देखिए क्या होता है ना कि पैसा बन रहा है शॉर्ट करके, लेकिन बीच बीच में बाउंस बैक भी आ रही है। मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, हो सकता है एक बार के लिए मंडे को 100 पॉइंट का गैप अप हो जाए, वहाँ पे वो शॉर्ट्स एक बार काट दे और उसके बाद मार्केट गिरे। तो ये बहुत टफ मार्केट है, बहुत ट्रिकी मार्केट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट ट्रेड करनी है। अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो थोड़ा सा आपको बाउंस बैक का वेट करना है। अगर आप कॉन्ट्रा लॉन्ग लेके जाना चाहते हैं ये सोचकर कि नहीं मंडे को मार्केट शायद हो सकता है कि बड़े गैप के साथ खोले, वो आपकी मर्जी है, लेकिन दैट केस आपको हेज जरूर करना चाहिए। ये मेरा व्यू होगा। चलिए यतिन के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और एक टफ मार्केट है, येस्टरडे भी इसके बारे में बातचीत डीलिंग रूम कर रहे थे, और 2 स्टॉक जो आज उनके रडार पे हैं, पर्टिकुलरली ऑयल इंडिया, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इश्यूज शेप अप हो रहे हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये दोनों काउंटर्स पे डीलर्स खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि क्रूड में फर्मनेस शायद इस जियोपॉलिटिकल रीजन से होती हुई नजर पड़ सकती है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। ओपन इंटरेस्ट आज ऑयल इंडिया का 3% बढ़ा है, और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि 425 से लेके 430 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिलने चाहिए। हालांकि एक स्टॉक काफ़ी वीक है इंडेक्स लेवल पे, वो है सन फार्मा। यहाँ एक बड़े एक्विजिशन का बज़ है डीलिंग रूम्स में, जिसके कारण आज स्टॉक प्रेशर में आप देख रहे हैं। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि ये 1700 का लेवल भी तोड़ सकता है, और जो तरीके से एक बड़े एक्विजिशन की यूएस में बात हो रही है, आज के मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस यहाँ बनते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो शायद ये प्रेशर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू रहे, ये एंटिसिपेशन में डीलर्स यहाँ बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो एक बाई साइड की ट्रेड आई है डीलर्स की तरफ से, और एक सेल साइड की ऑयल इंडिया पे BTST और सन फार्मा पे STBT। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब हम अपने पैनल से पूछ लेते हैं कि वो कौन सी साइड की ट्रेड ले रहे हैं। इनफैक्ट गाबा सर शुरुआत कीजिए। नहीं, कुछ नहीं, नो ट्रेड। मंडे को ट्रेड फ्रेश आफ्टर 11 o'clock, तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। एंजॉय द वीकेंड आफ्टर 11 o'clock गाबा सर जी। आधे घंटे 1 घंटा उसको जो करना है करने दो, उसके बाद हमको ट्रेंड हो जाएगा, उसके बाद ट्रेड लेंगे। ओके, नो ट्रेड गावा सर की तरफ से। कविता जी आप बताइए आपके लिए मंडे की ट्रेड। तो अनुज जी HCL टेक्नोलॉजीज इसको बाय करके जाएंगे, 1664 के लेवल पर है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1645। इसे अप्रोच करना चाहिए फॉर 1685 1690 के प्राइस टारगेट के लिए। ओके, HCL टेक बाय। और मानस आपका ट्रेड? देखिए अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। अभी स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो अदानी पोर्ट का फ्यूचर 1436 पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 1451 का लगाना है, और 1405 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके ठीक है, सोमिल जी आप क्या पिक कर रहे हैं? सेल साइड पे ही पिक कर रहा हूँ। LIC में वेरी सिमिलर 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास पूरा कंसोलिडेशन था, बहुत समय से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, और यहाँ पर जो कंसोलिडेशन था वो नीचे टूटा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में टूट गया था। स्टॉप लॉस रखेंगे 851 पर, और टारगेट होगा 780। राजेश सातपति जी आपकी ट्रेड? अनुज देखिए, HDFC AMC को सेल करके चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह से ये टूट रहा है, 2530 करंट प्राइस है, ये 2500 का प्रोबेबली यहाँ पे 2500 का सपोर्ट भी नहीं लेगा, तो ये 2470 का टारगेट लेके HDFC AMC को सेल करके जाए। स्टॉप लॉस होगा 2550 का। ओके, HDFC AMC सेल 2520 पर। अरुण जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी आज के स्टॉक ऑफ द डे के साथ ही जाना चाहूंगा। अशोक लीलैंड में काफी अच्छी मजबूती नजर आ रही है, तो इसको लेके एज ए BTST लेके चल सकते हैं। 185 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 192 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो एज ए BTST ट्रेड अशोक लीलैंड को लेके चल सकते हैं। अशोक लीलैंड जी, हाँ इस समय 2 ही स्टॉक हैं जो आपको बचा रहे हैं, अशोक लीलैंड उनमें से एक है। बीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। बीरू, कल जितनी खराब तो नहीं होगी? कल जितनी नहीं है, कल तो रिकॉर्ड टूटा था अनुज। आज मेरे पास कहने के लिए कुछ लॉन्ग साइड पे भी है आपकी स्क्रीन पे। हालांकि ये स्टिल इट्स बेयरिश, और 38 लॉन्ग 13 में शॉर्ट कवरिंग, 137 शॉर्ट, इनकी क्रम जो है बढ़ता ही जा रहा है। 25 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग।
लॉन्ग कहाँ पर था? देखिए आज मेटल्स में कुछ आईटी स्क्रिप्ट्स में विजिबल थे लॉन्ग्स। एक एक करके स्लाइड्स आएंगे, उसका जरा हल्का सा जायजा लेते हैं। नाल्को मेटल में 4% ऊपर, ऑल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, सिमेंस, पेट्रोनेट, क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेक्टर मेटल्स, ऑयल एंड गैस स्पेस, शॉर्ट कवरिंग आईटी में कोफोज, मिड कैप आईटी में। और याद रखिएगा कोफोज वो स्टॉक जो कि उस डील्स के चलते बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड था। एशियन पेंट्स, वेदांता, डॉक्टर एडीज, उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप हुआ आईएक्स में और वो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा। बाकी मन्नापुरम फाइनेंस, गोदे प्रॉपर्टीज, अदानी ग्रीन, इरडा, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट क्रिएट हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए उसमें ग्लेनमार्क, आइनॉक्स विंड, यूपीएल, टोरेंट पावर और वरुण बेवरेजेस। यूपीएल पे चेक ले लेते हैं क्योंकि यूपीएल मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल स्पेस का स्टॉक था। मानस आप कैसे डील करेंगे यूपीएल को? क्या अगर आप तेजी खेल रहे थे तो अभी आपका एग्जिट हो चुका होना चाहिए होता है, क्योंकि अब फाइनली एक गैप डाउन के साथ 20 डे में भी वायलेट हुआ? बिल्कुल, देखिए एग्जिट तो हो गया कि 10 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। मेरा समझना है कि करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है, शायद 740 730 तक के प्राइस भी देखने को मिले। तो कभी कोई उछाल मिल जाए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, कोई भी उछाल मिले तो निकलने की सलाह है। सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी यूपीएल में अपना ले। चलिए अब अगले हफ्ते की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट वीक कौन कौन से ट्रिगर्स रह सकते हैं जिस पर बाजार नजरें बनाए रहेगा, उसको समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? बाजार चलेगा या नहीं? जी गुड आफ्टरनून। बाजार चलेगा नहीं चलेगा तो अगले हफ्ते देखना होगा, लेकिन अगला हफ्ता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी, और कंपनीज के नंबर्स भी हमें आते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट वीक से। शुरुआत करते हैं सोमवार के साथ। यहाँ पे देखिए टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, एचसीएल टेक और आनंद राठी वेल्थ के आपको क्वार्टर 3 के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो भी इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर कंपनी के लिहाज से बात करी जाए तो कल आने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर, जो आपको रिएक्शन दिखाएंगे सोमवार को। और एनएलसी इंडिया की बोर्ड मीट है जहां पे डिविडेंड पे विचार किया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ा जाए, अगर मंगलवार की बात करी जाए तो नतीजे आने वाले हैं यहाँ पे आईसीसी लॉम्बार्ड, आईसीसी प्रूडेंशियल, टाटा एलेक्सी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। वहीं अगर बात करी जाए तो यहाँ पे फेड विलियम की स्पीच भी है। यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी आपको इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा और यूएस का जो सीपीआई डेटा है वो भी इसी दिन दस्तक देगा। आगे बढ़ा जाए, अगर बात करें वेंसडे की तो नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाला है इन्फोसिस, एचडीएफसी, एएमसी, ग्रो के नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। कोटक महिंद्रा बैंक फोकस में होगा बिकॉज यहाँ पे स्प्लिट जो है हमें होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया का डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा और मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी इसी दिन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यूएस के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये दिन। पीपीआई डेटा, रिटेल सेल्स का डेटा और एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा भी इसी दिन आएगा। 15 जनवरी की बात करी जाए तो रिजल्ट्स एलटीटीएस, एचडीएफसी लाइफ, जियो फाइनेंशियल, साथ में एंजल वन और 360 वैम के नंबर्स इस दिन आते हुए नजर पड़ेंगे। यहाँ पे भी यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा जो है वो आएगा और इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा इसी दिन दिखाई पड़ेगा। फ्राइडे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है रिजल्ट्स के लिहाज से। रिलायंस इंडस्ट्री नंबर्स यहाँ पे अपने प्रेजेंट करेगी। विप्रो, टेक महिंद्रा, टाटा टेक, पॉलीकैब, एलएनटी फाइनेंस। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा आएगा और यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी आएगा। और ध्यान रहे 17 जनवरी भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, येस बैंक, जेके सीमेंट जैसी कंपनीज अपने नतीजे जो है वो सैटरडे को पेश करेगी। तो अगला जो हफ्ता है काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, शुक्रिया कंचन। जो ये अगले हफ्ते के कुछ ट्रिगर्स, बहुत ही टायरिंग हफ्ता रहा। वीकेंड पे वाकई में इस बार कुछ ना कुछ तो अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। राजेश जी बताइए क्या देखें वीकेंड पे? अनुज जी, पिछले हफ्ते की तरह ये हफ्ता भी थ्योरेटिकल रिलीज के तो ठंडा ही कहा जा सकता है। इवन ओटीटी में भी कुछ विशेष है नहीं, तो लगता है कि बाजार का प्रभाव वहां भी पड़ा हुआ है। हालांकि 2-3 मूवीज हैं जो ओटीटी पे रिलीज हो रही है। जैसे पहले तो दे दे प्यार दे 2 जो अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, तब्बू और माधवन की थी, रोमांटिक कॉमेडी का सीक्वल है। और अब ये भारत में आकर के अपने पंजाबी पेरेंट्स को किस तरीके से मनाती है रकुल, उस पे है। इसके अलावा खंडा 2 है जो बालाकृष्ण नमोदरी की है और बहुत अच्छी एक्शन मूवी बन पड़ी थी और एक्शन सीक्वल है ये पहले पार्ट का। तो ये 2 मूवीज है जो इंडियन है। इसके अलावा वेपन्स करके एक हॉरर स्टोरी है जो जैक रेयर की 17 बच्चे अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं एक छोटी सी कम्युनिटीज में और उस पर बेस की हुई स्टोरी है।
एक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी कही जा सकती है, पीपल वी मीट ऑन वेकेशन। वो हेनरी की नॉवेल पे बनाई हुई है और वो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा तमिल की एक मास्क करके मूवी है जो कि एक करप्ट डिक्टेटिव है, उस पे है। बाल्टी करके एक मलयालम तमिल बाइलिंगुअल स्पोर्ट्स ड्रामा है जो कबड्डी प्लेयर्स पे है। सीरीज सिर्फ 2 है। नाइट मैनेजर का सीजन 2 बहुत बहुत इंतजार के बाद आया। फर्स्ट बहुत अच्छा था जोनाथन पाइन का, और मुझे लगता है कि ये एक मस्ट वॉच हो सकता है। इसके अलावा हिंदी में फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 2 है। जो पहले सीजन में ये दिखाया गया था कि किस तरीके के नेगोशिएशन हो रहे हैं आजादी के, और उसके बाद अब किस तरीके के नेशन बिल्डिंग की जो बातें हो रही है वो हो रहा है। तो ये कुछ एक ऑप्शंस है वीकेंड पे। फ्रीडम एट मिडनाइट मेरे ख्याल से आज़ादी पर बनी कोई भी सीरीज राजेश जी मुझे सबसे बेहतरीन लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, आप कह सकते हैं? जी जी बिल्कुल कह सकते हैं। कम से कम इतिहास को देखने का एक मौका मिलता है। बहुत सारी डिटेल्स होती है मूवीज में, हमने कई बार देखा है, बट मूवी क्योंकि शॉर्ट उनके एक समय की पाबंदी होती है 2 घंटे 3 घंटे की, तो उतने डिटेलिंग में जा नहीं पाते। सीरीज में वो डिटेलिंग देखने को मिलती है। बेस्ट मेरे ख्याल से आज रात का कंटेंट अनुज यही है। पिछली बार श्रेया के कहने पे मैंने भय देखी। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। भय देख रहा था बैठ के हेडफोन लगा के, मैंने कहा था चलो बच्ची ना देखे इसलिए मैं खुद ही देख रहा था। तो और देखते देखते मोबाइल जो था ना मैंने कुछ देर के लिए नाइट लैम्प के पास रख दिया अनुज। तो नाइट लैम्प का पता नहीं स्विच ढीला था या क्या था, वो थोड़ा हिलने लगा, लाइट बंद होने लगी। तो मैं एक बार के लिए घबरा गया, मैंने कहा वहाँ से हटा। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 2 रात सो नहीं पाई, मुझे डर लग गया। नहीं मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ। तो वो नाइट लैम्प रखा था, उस पर मैंने जैसे ही मोबाइल रखा तो वो पीछे स्विच ढीला था क्या, वो थोड़ी देर के लिए हिला, तो मैं घबरा गया। फिर मैंने उठा लिया मोबाइल वहाँ से। लेकिन ये बताऊँ बनाई अच्छी थी, लेकिन एंड मायूस कर गया। एंड मायूस कर गया। मैं सच बताऊँ ना, ये कहीं ना कहीं आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा ये जो एक टेम्पटेशन होती है ना कि सीजन 2 के लिए वो सीजन 2 आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीजन 1 की कहानी पूरी करिए, सीजन 1 की कहानी पूरी करिए। इस बार फैमिली मैन में भी यही दिक्कत हुई। वो मतलब उसके बाद आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद आएगा तब तक भूल चुके होंगे हम उसको। तो वो OTT का मतलब ही यही है। जैसे मिर्ज़ापुर था, मिर्ज़ापुर में मुझे एक चीज़ अच्छी लगती थी, एक पर्टिकुलर कहानी पूरी होती थी, उसके बाद स्कोप छोड़ा जाता था कि अगले सीजन में एक कहानी नए सिरे से शुरू होगी। तो वो बिल्कुल आपने सही कहा वीरू, एंड बहुत ख़राब था एकदम लास्ट में आकर। वो मतलब पूरा फिर वो बिंज वॉचिंग का पूरा वही खत्म हो जाता है। आप देखते हैं पूरा एंड में पता चलता है कि अरे अच्छा अभी वेट करिए अगले साल, फिर जब उसका नेक्स्ट सीजन आएगा तब पता चलेगा उसका क्या फ़ायदा हुआ बेसिकली। खैर लेकिन हाँ ये सीज़न अच्छा था, लेकिन बस वो एंड थोड़ा सा ख़राब था। नहीं आपके सर लैंप की वो जो भी स्विच हिला सब, मैं तो फैन बंद हो गया अपने आप। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट सर। और फिर जो 2 रातें खराब हुई है नींद, रेगुलेटर चेक करा लेना उसमें, और कुछ नहीं। आई नो सर, रेगुलेटर ही खराब था। चलिए मीनवाइल एक रॉयटर्स पर एक न्यूज़ आ रही है वीरू, रिलायंस से रिलेटेड। रॉयटर्स की न्यूज़ है कि जियो इज़ वर्किंग ऑन इंडिया IPO और 2.5% स्टेक बेचने की तैयारी हो रही है, और मॉर्गन स्टैनली और कोटक बैंकर्स हैं। रॉयटर्स पर आइए खबर ध्यान रखिएगा, और क्योंकि रिलायंस से जुड़ी हुई खबर है तो इसके लिए थोड़ा सा हम केयरफुल रहकर ही बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रॉयटर्स पर ये खबर है, और देखते हैं निफ्टी पर इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा हल्का सा लोअर लेवल से रिकवरी आई है रिलायंस में खुद, और निफ्टी में भी हल्की से रिकवरी आई है। एक रिलायंस पर और चार्ट चेक ले लेते हैं, उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। मानस जी रिलायंस का चार्ट देखिए, काफ़ी इस हफ्ते गिरावट आई थी रिलायंस में। चार्ट अभी भी वीक है क्या? तो देखिए चार्ट अभी भी वीक है, 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है, लेकिन सपोर्ट भी बहुत पास में है। 1440 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज आता है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड करके 1440 के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले। खरीदारी करने के लिए वेट करना पड़ेगा, खरीदारी तो केवल 1500 रुपए के ऊपर ही करेंगे। ओके, रिलायंस पे ये टेक याद रखिएगा, ये टेक और विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्री होल्ड करते हैं। खबर पर प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पे मानस जी की टिप्पणी दे रहे थे। कोई भी प्राइस एक्शन करने से पहले यानी बाय सेल ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रेड ज़रूर एक सलाहकार की राय रखें।
टुवर्ड्स आई थिंक एंड निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी करीब 25,686 पे। आप किसी भी लिहाज से इसे एक कहेंगे बहुत ही बुरा दिन और मोस्ट स्पेशली बुरा हफ्ता। हम आज एग्जैक्टली 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे बंद हो रहे हैं, यानी 3 अक्टूबर के बाद पहली बार। और अगर मैं डेली पे देखूं तो आज पहली बार अक्टूबर के बाद अनुज 100 डे मान निफ्टी ने ऑलमोस्ट छू लिया। बेहद खराब हफ्ता, बेहद ही खराब हफ्ता, इसमें कोई डाउट नहीं है वीरू। और मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। निफ्टी बिल्कुल डे लो पर तो नहीं, लेकिन काफ़ी नीचे बंद हो रहा है, 186 पॉइंट्स, और सारे मेजर मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुए हैं हम। इनफैक्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी बंद हुए हैं हम इस समय वीकली कैंडल्स में। मिड कैप इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट थी। स्मॉल कैप ये भी काफ़ी गिरा। स्मॉल कैप दिखाइएगा एक बार। स्मॉल कैप तो 0.2% नीचे था। निफ्टी बैंक भी नीचे था। सिर्फ निफ्टी आईटी था जिसने कुछ हद तक संभाला था, क्योंकि स्मॉल कैप इतना ख़राब था। एडवांस डिक्लाइन आज फिर ख़राब, ऑलमोस्ट 1:4 के करीब का एडवांस टू डिक्लाइन रेशो था आज का। अब आइए सेक्टोरल लूजर्स पर देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ से आया। रियल एस्टेट लगातार वीक रहा है। ये इंडेक्स पिछले साल भी वीक था, 2.5% नीचे। कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल गुड्स, ऑटोज़, फिनेंशियल्स और एफएमसीजी सभी में गिरावट आपको देखने को मिली इस बार। गेनर्स पर आते हैं। वैसे बहुत कम ही गेनर्स थे आज सेक्टोरल गेनर्स। ऑयल एंड गैस और निफ्टी आईटी बड़े इंडेक्सेस में, और पीएसयू बैंक कुछ हद तक 1/4% ये ऊपर था। अदरवाइज पूरा मार्केट आज जो है वो थोड़ा डाउन साइड पर था। अब आते हैं हम जरा निफ्टी लूजर्स पर। निफ्टी लूजर्स में सबसे आगे अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे। एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, जियो फाइनेंशियल और बजाज ऑटो, इन सब में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। गेनर्स में एशियन पेंट्स 2% ऊपर था। एचसीएल टेक, ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर रेड्डीज और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुल मिलाकर आज ऊपर थे। लेकिन मैं आपको एक बार वीकली डेटा और बता देता हूँ आज क्या हुआ। इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी 2.5% नीचे था। मिड कैप 2.6% नीचे था। और अगर आप देखें स्मॉल कैप वीरू इस हफ्ते 3% नीचे था। तो ये इस हफ्ते मार्केट की दिक्कत वाली चाल। 2026 का पहला हफ्ता है ना, गुजरा कैसा? ऐसा ना करो 2026, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, न जाने तुम्हारी तारीफ करने के लिए हमने कितने पड़े कसीदे हैं। ऐसा ना करो 2026। काश जब सोमवार से लौट के आए दोबारा तो हरा रंग बाजार पे हावी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। यही पैनल आपसे मुलाकात करेगा सुबह सोमवार को मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।